तो जो है लास्ट हमने पढ़ा था आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 में है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, यानी जो है आपका काश्तकारों के वर्ग। काश्तकार का मतलब होता है खेती करने वाला, काश्त का मतलब होता है खेती और कार का मतलब होगा खेती करने वाला, यानी जो है जो बेसिकली लैंड होल्ड करता हो और जो आपका ठीक है खेती खुद करता हो या खेती करवाता हो उसको काश्तकार कहा जाएगा। काश्तकार में टेन्योर होल्डर भी आएगा, रैयत भी आएगा, दर रैयत भी आएगा और मुंडारी खुदकटीदार भी आएगा। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे टेन्योर होल्डर यानी जो है आपका भूधारक की, तो वो आपका कहाँ पे सेक्शन 5 में आपको उसका डेफिनेशन मिलता है, उसका मीनिंग मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका जो ये है, ये सारा जो है एक एक करके डिलीट करना होगा, छोड़िए हटाइए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे रैयत की, तो रैयत होते हैं कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जो है ऑक्यूपेंसी रैयत, एक होता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और एक होता है आपका रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑक्यूपेंसी रैयत जिसके पास लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, लैंड को होल्ड करने लाइक उसको यूज़ करने का, उसको हम लोग ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं। जिसके पास जो है लीगल राइट्स नहीं होता है उसको नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं। और जो आपका रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स का मतलब हो गया कि वो एक तरह से रैयत, ठीक है, जिन्होंने जो है एग्रीकल्चरल लैंड बनाया था, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, उनको कहा जाता है आपका क्या? उनको कहते हैं रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो हमने इसमें जो है आपका ये है कहाँ पे? ये है आपका सेक्शन 4 में। और इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर दिख जाएगा। तो ये है हमारा कहाँ पे? सेक्शन 4 में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका जो है पहला आता है कौन? टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर यानी जिसको हम लोग कहते हैं आपका भूधारक। और भूधारक में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सेक्शन 5 में मिलेगा। इसके बाद हमने बात किया था रैयतों के बारे में, और रैयत की बात करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, रैयत का जो मीनिंग है वो कहाँ पे है? वह है आपका 6 में है। और इसमें ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और एक हो गया रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट। ठीक है, इसका जो है अगर आप मीनिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे? 7 में। ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो चैप्टर जो है, ठीक है, 4 इससे रिलेटेड है। और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की बात करते हैं तो चैप्टर जो है आपका 6 इससे रिलेटेड है। अगर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर 5 जो है आपका, ठीक है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है अंडर रैयत, या जिसको हम लोग बोलते हैं दर रैयत। ठीक है, दर रैयत के बारे में, ठीक है, यहीं पे मीनिंग दिया हुआ है तो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने बात किया था एक मुंडारी खुदकटीदार। मुंडारी खुदकटीदार के बारे में बात करेंगे तो ये जो है खुदकटीदार, और इसके बारे में बात करें तो इसका मीनिंग दिया हुआ है कहाँ पे? 8 में। और इससे रिलेटेड एक अलग चैप्टर है जो कि आपका कहाँ पे? 18 है। तो इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अरे 18 लिखना है, यही होता है ना 18। तो जो है ये थोड़ी सी चीज़ें का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रह जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से, ठीक है, याद रखने में हेल्प मिल जाती है। अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर होल्डर। आखिर क्या होता है ये टेन्योर होल्डर? क्या होता है भूधारक? तो सिंपल है, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है ये। टेन्योर होल्डर का मतलब हो गया कि जो खुद लैंड होल्ड करता हो, खुद से खेती करे, या जो है अपने नौकर चाकर से खेती करवाता हो, या फिर जो है अपने फैमिली मेम्बर से खेती करवाता हो, या फिर जो है किसी को वो उसने ज़मीन दे दी है और खेती करवाता हो, उसको कहा जाता है आपका क्या? टेन्योर होल्डर कहते हैं। टेन्योर होल्डर में उसके जो डिसेंडेंट होंगे, ये जो उनके जो ये होंगे, मतलब मेल हेयर होंगे, ठीक है, यानी उसका जो बेटा होगा
वो सब टेन्योर होल्डर कहलाएगा, यानी उपभूधारक कहलाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो है आपका कोई ए पर्सन है, अगर ये जो है आपका क्या है टेन्योर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास कुछ जो है एक तरह से टेन्योर है, टेन्योर मतलब ज़मीनें हैं, ठीक है। अब जो है मानते हैं इसका बेटा जो है आपका बी है, तो बी क्या कहलाएगा, तो बी कहलाएगा आपका सब टेन्योर होल्डर कहलाएगा, ठीक है, यानी जो है आपका उपभूधारक कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपका डेफिनेशन आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है, ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ CNT एक्ट, ठीक है, यही आपको ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप कहेंगे कि फिर ये जो है आपका जो टेन्योर होल्डर है वो काश्तकार कैसे हुआ, यानी जो आपका टीनेंट कैसे हुआ। टीनेंट का मतलब ही होता है खेती करने वाला। हम खुद से खेती कर सकते हैं, किसी और से खेती करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ये टेन्योर होल्डर भी जो है टीनेंट है, यानी काश्तकार है। ऑक्यूपेंसी रैयत भी टेनेंट है, नॉन ऑक्यूपेंसी भी रैयत हैविंग कुटकटी राइट्स या अंडर रैयत या फिर जो है आपका मुंडारी कुटकटीदार, सारे के सारे क्या है आपका टीनेंट हैं। यहाँ पे लैंडलॉर्ड कोई नहीं है, ध्यान रखेंगे, कोई यहाँ पर भूस्वामी नहीं है, सारे के सारे क्या है आपका टीनेंट में आएंगे, याद रख लेनी है। अब आते हैं सबसे पहले, अब आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेनी है कौन सा आपका टेन्योर होल्डर। अब क्या है कि भूस्वामी ही भूधारक है और उसके वंशजों को उपभूधारक कहा जाता है। अब यहाँ पे अब पता नहीं कितने देर तक वो हो सकता है पकड़ के झूल रहा होगा, अंदर एक होता है नहीं, नहीं होता है, उड़ता ही फिरूं नहीं वो, खैर। अब भूस्वामी ही यहाँ पे क्या है, भूधारक है। अब आप कहेंगे कैसे, जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कर रहा है आपका, वो जो है एक तरह से, ठीक है, खुद भी खेती कर सकता है, दूसरों से भी खेती करवा सकता है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपका कई सारे रैयत हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है अब क्या है यहाँ पे जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, वही क्या है आपका भूधारक है, टेन्योर होल्डर है, ध्यान रखेंगे। अब उसके जो वंशज होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपका उपभूधारक कहलाएंगे। अब इसका जो मीनिंग है वो है आपका कहाँ पे, सेक्शन 5 में ये कहता है कि टेन्योर होल्डर मीन्स प्राइमरली अ पर्सन हु हैज अक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रोप्राइटर और फ्रॉम अनदर टेन्योर होल्डर अ राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेंट और ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन बाय एस्टैब्लिशिंग टेनेंट ऑन इट, ठीक है। ये चैप्टर आपको 3 में अगर आप देखेंगे 9 to 15 तक में आपको डिटेल में एक तरह से वो पूरा का पूरा सारा प्रोविज़न है। यानी जो है आपका ऐसा व्यक्ति जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं उसका लगान एक तरह से चुकाता है, उसको क्या कहा जाएगा आपका, ये साफ साफ लिखा हुआ है आपका सेक्शन 5 में। अब इन सारे चीज़ों को ना तो डेफिनेशन आपको याद रखना है और नहीं जो है कुछ जो है बस ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। अब एकदम सिंपल सा समझिएगा, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे लैंडलॉर्ड सिर्फ है कौन, आपका स्टेट गवर्नमेंट है। जब हम लाइक ब्रिटिश पीरियड की बात करेंगे या उससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो होता क्या था, या ब्रिटिश पीरियड की ही अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या था कि सबसे ऊपर है कौन आपका, वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे अगर आप देखेंगे तो कौन है, वो है राजा है, ठीक है। राजा के नीचे देखेंगे तो कौन है, वो है जमींदार है, ठीक है, जमींदार है, ठीक है, या फिर जागीरदार वगैरह कह सकते हैं। इसके नीचे कौन है आपका, वो जो रैयत जिसको बोलते हैं या टीनेंट कहते हैं, वो आपको देखने मिलेगा। तो होता ये था कि अगर मान लेते हैं कि जो है अगर हम यहाँ पे किसी भी एक को ले लेते हैं, जैसे राजा को ही ले लेते हैं, तो राजा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इसके पास सारा ज़मीन है, तो चलिए ये इसके लिए क्या हो गया आपका, लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है। जैसे आज आप रेंट पे रहते हैं तो आपके लिए लैंडलॉर्ड कौन हो गया, मकान का मालिक हो गया, ठीक है। लेकिन वो भी तो किसी को क्या कर रहा है, आपका रेंट दे रहा है ना, ठीक है। जैसे होल्डिंग टैक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से वो गवर्नमेंट को दे रहा है। तो गवर्नमेंट जो है आपका, ठीक है, उस बिल्डिंग के मालिक के लिए क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट जो है एक तरह से लैंडलॉर्ड हो गया। हमारे लिए लैंडलॉर्ड कौन है, आपका मकान मालिक लैंडलॉर्ड है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है जो लैंडलॉर्ड है
वही क्या है आपका भूधारक है, क्योंकि उसके पास जमीनें हैं, या तो वो खुद से या फिर जो है आपका जो है रैयतों से खेती करवाता है। अब यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं ये जो है इसके नीचे रैयत है, ये खेती कर रहे हैं, ये रेंट जो है आपका किसको देते हैं, जमींदार को। अब जमींदार भी क्या कर रहा है आपका, चूंकि ये एक तरह से यहाँ पे इसके लिए लैंडलॉर्ड हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका रेंट दे रहा है किसको, आपका राजा को दे रहा है। राजा किसको दे रहा है आपका, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये एक बेसिकली हायरार्की जैसा सिस्टम हुआ करता था, और इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको लगेगा कि लैंडलॉर्ड ही जो है आपका क्या है, टेन्योर होल्डर है। टेन्योर होल्डर फिर खेती भी कर रहा है, रेंट भी दे रहा है, तो फिर रेंट किसको दे रहा है, जब वो खुद ही लैंडलॉर्ड है तो, ठीक है। ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, हर एक के लिए यहाँ पे लैंडलॉर्ड अलग अलग जो है ये सिस्टम है, राइट। तो क्योंकि आपको लगेगा कि अगर जो है लैंडलॉर्ड है वही सुप्रीम है, फिर उसके वो खेती कर रहा है, फिर वो किसको टैक्स देगा। उस समय का सिचुएशन अलग था, आज भी वो चीज़ें एक तरह से जो है एप्लीकेबल है कुछ जगह पे, जहाँ पे जैसे मानते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेंटेड है एक तरह से, तो इसके जो मेन ओरिजिनल एक तरह से कोई ना कोई जो है क्या होंगे, मालिक होंगे, है ना। तो उसको जो है रेंट दे रहे हैं कौन, जो एक तरह से यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो रेंट दे रहे हैं। अब ये जो है एक तरह से क्या करते हैं, रेंट देते हैं किसको, आपका वो देते हैं नगर निगम को, या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट को रेंट देते होंगे। रेंट कुछ ना कुछ लगान तो टैक्स करता होगा ना, तो वो एक तरह से दे रहे हैं, तो वो उनके लिए लैंडलॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग एक तरह से सिस्टम के आधार पर काम करता है, तो कंफ्यूज नहीं होनी है। सिंपली आपको इतना ध्यान रख लेना है कि जो आपका जो लैंडलॉर्ड है वही क्या है आपका, वही जो है आपका टेन्योर होल्डर है, और टेन्योर होल्डर के जो है वंशज होंगे, ठीक है, डिसेंडेंट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपका, सब टेन्योर होल्डर कहलाएंगे, ध्यान रखिए, या लैंड होल्डर कहलाएंगे। लैंड होल्डर कहिए चाहे आपका टेन्योर होल्डर कहिए, क्योंकि लैंड या टेन्योर दोनों क्या आपका सेम चीज है ना। बस क्या होता है कि जो लीगल टर्म्स में देखेंगे तो वहाँ पे टेन्योर यूज कर लिया जाता है, और ऐसे अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, आपका लैंड कहेंगे। हिंदी में कहें तो भूधृति कहेंगे, या भूमि कहिए, या फिर जो है आपका भू कहिए, दोनों का मतलब ही सेम है। तो इसलिए इसको क्या करनी है, आपको ध्यान रख लेनी है। और ये भी जो आपका रेंट देता है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। अब आते हैं हम लोग सीधे कौन सा, आपका रैयत में। जो सेकंड क्लास ऑफ टेनेंट्स है वह आपका कौन, रैयत। रैयत का मतलब क्या हो गया, हम आगे बात करेंगे जो बेसिक डिफरेंस है ना रैयत और जो आपका काश्तकार में यानी टेनेंट में, ठीक है, आगे आपको मिलेगा। रैयत में क्या होता है कि ध्यान रख लीजिएगा, इसका मीनिंग दिया हुआ है आपका कहाँ पे, सेक्शन 6 में कहता है कि रैयत मीन्स प्राइमरली अ पर्सन हु हैज अक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड लैंड, ठीक है, और होना चाहिए था द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग इट बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और बाय हायर्ड सर्वेंट्स और विद द एड ऑफ पार्टनर्स and includes the successor in interest of person who have acquired such a right but does not include a मुंडारी खुटखटीदार। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान है, रैयतों में मुंडारी खुटखटीदार को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट देकर के एक सवाल भी पूछा गया था, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एक रैयत हम किसको कहेंगे, तो जिसने जो है आपका लैंड होल्ड किया हो, और जो है आपका खुद से या फिर जो है अपने परिवार वालों के हेल्प से, या फिर जो है नौकर चाकर रख करके, या फिर जो है आपका, ठीक है, को शेयर के बेसिस पर, यानी किसी के साथ जो है आपका साझेदारी में क्या करता हो, आपका खेती करता हो। आप कहेंगे कि क्या ये रेंट देता है, बिल्कुल, ये भी जो है एक तरह से लगान चुकाता है किसको, ये भी देता है आपका लैंडलॉर्ड को देता है, या जिसके अंडर जो है लैंड होल्ड किए हुए है, तो उसको कहा जाएगा आपका रैयत। एक आम भाषा में अगर रैयत का मतलब कहें तो सिंपल सा है, क्या है, किसान। किसानों को ही क्या कहा जाता है, आपका रैयत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जमीनें होती हैं और वो उसके लिए लगान चुकाते हैं किसको, लैंडलॉर्ड को, यानी जो है आज के समय में देखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और जो है आपका, ठीक है, वो उस जमीन पर उनको जो है आपका, ठीक है, ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा इट मीन्स की जो है उसका वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, अ पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अ रैयत अनलेस ही होल्ड्स लैंड ईदर इमीडिएटली अंडर अ प्रोप्राइटर और इमीडिएटली अंडर अ टेन्योर होल्डर और इमीडिएटली अंडर अ मुंडारी खुटखटीदार। यानी किसी आदमी को तब तक से हम रैयत नहीं कहेंगे जब तक से वो किसी के अंडर क्या करता हो, लैंड होल्ड ना करता हो, ठीक है, और उसको लगान ना चुकाता हो, ठीक है। तो मे भी जो है आपका वो मुंडारी खुटखटीदार के अंडर भी हो सकता है। मुंडारी खुटखटीदार मतलब स्पेशली मुंडा ट्राइब एक तरह से ले लीजिए, तो उसके अंडर भी अगर लैंड होल्ड किए हुए हैं तो क्या कहलाएगा आपका, वो रैयत कहलाएगा, ठीक है। वो चीज साफ साफ एक तरह से आपको मिलेगा कि किसी व्यक्ति को तब तक रैयत नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी स्वामी यानी भूस्वामी
या खातेदार या मुंडारी खुटखटीदार के अधीन भूमि न रखता हो। अगर वो रखे हुए हैं तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, रैयत कहेंगे। ये CNT एक्ट कहता है, ठीक है, और ये आपको ध्यान रख लेना है, समझ गए। तो रैयत का मतलब हो गया आपका किसान जो खुद से खेती करता हो, या फिर जैसा मानते हैं कि हमारे घर में खेत है, हमने जो है क्या किया, कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पे हम खुद खेती करते हैं, कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पे हमने क्या कर दिया, किसी को दे दिया खेती करने के लिए, कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका लोग हायर करके जो है आपका खेती करवाते हैं। तो क्या हो गए, हम क्या कहलाएंगे, रैयत कहलाएंगे। और हमने लैंड किसके अंडर जो है होल्ड किया हुआ है, तो किसी के अंडर, मतलब अब जो है लैंडलॉर्ड है हमारे ऊपर, यानी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंडर हमने लैंड होल्ड किया हुआ है, तो हम क्या कहलाएंगे, रैयत कहलाएंगे। तो सिंपल आपको याद है, रैयत का मतलब किसान जो खुद खेती करता है या खेती करवाता है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पे है आपको ध्यान रख लेना है, सेक्शन 6 में इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, मीनिंग मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रैयत। तो 3 टाइप के रैयत होते हैं। एक होता है अधिभोगी यानी ऑक्यूपेंसी रैयत। ऑक्यूपेंसी का मतलब सिंपल सा है कि जिसने लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है लीगली। जैसे आपके पास आपकी अपनी ज़मीनें होंगी, ठीक है, और उस ज़मीन का आपके पास क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है, आपके नाम से जो है आपका क्या होगा, आपका डीड होगा, आपके नाम से खतियान होगा, ठीक है, वो सारा चीज़ एक तरह से आपके नाम से होगा। यानी आपने उसको लीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है और उस लैंड को यूज़ करने की राइट आपको मिली हुई है एज पर सेक्शन 21 एंड 21A। यानी जो आपका 21 और 21A में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अनुसार क्या है, आपको भूमि उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। मतलब आप क्या कहलाएंगे, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रैयत कहलाएंगे। सिंपल सा अगर हम कहेंगे तो जमीन के पूरा का यानी पूरी तरह से उपयोग करने का अधिकार है, कंप्लीटली यूज़ करने की राइट जब मिली हुई होती है। कंप्लीटली का मतलब लीगली, याद रख लीजिएगा, लीगली जब एक तरह से राइट मिला होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्यूपेंसी रैयत कहेंगे। लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहेंगे, किसको कहेंगे, तो जिसको जमीन उपयोग का अधिकार नहीं मिले हुए हैं। जैसे मान लेते हैं सर्टेन टाइम के लिए हमने क्या किया, इनको पट्टा दे दिया, ठीक है, हो सकता है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कुछ समय के लिए हमने जो है लीज पर दे दिया। तो क्या इनको जो है जमीन उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है, नहीं, इनके पास लीगल राइट नहीं है। वो सर्टेन टाइम के लिए एक पट्टा दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहेंगे, ठीक है, यानी अनधिभोगी रैयत कहा जाएगा। यानी भूमि उपयोग का अधिकार नहीं है उस जमीन पर। अगर इनको पट्टा पर दिया गया तो उस जमीन पर ये जो है आपका घर वगैरह नहीं बना सकती हैं, ठीक है, उस जमीन पर पेड़ नहीं लगा सकते हैं। अगर खेती करने के लिए दिया गया है तो खेती ही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ईंटा पत्थर वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे तालाब नहीं खुदवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी जमीन है, ठीक है, तो उस जमीन पर क्या करेंगे आप जो है एज पर सेक्शन 21 आप बांध बनाइए, आप आहर बनाइए, आप टैंक बनाइए, आप कुआं खोदिए, आप ईंट बनाइए, आप जो है टाइल्स बनाइए, जो मन करे आप वो कर सकते हैं। बस लैंड का वैल्यू डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कहता है सेक्शन 21। तो उसको कहा जाएगा, जिसके पास सारे राइट्स हैं उसको कहा जाएगा आपका ऑक्यूपेंसी रैयत, और जिसके पास सारे राइट्स नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहा जाएगा। अब तीसरा टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। मुंडा लोग आए 600 BC में, यहाँ पर आने के बाद एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके, तो वो कहलाया मुंडारी खुदकट्टीदार। लेकिन क्या मुंडाओं के अलावा यहाँ पे और अदर ट्राइबल लोग या नॉन ट्राइबल लोग रहते होंगे, ठीक है, तो वो भी तो एक तरह से जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया होगा। तो उस जमीन पर जो है आपका राइट किसका होगा, तो जिन्होंने एक तरह से जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया। यानी उस जमीन का जो ये है इंटरेस्ट है वो किसका है, आपका उस पर्टिकुलर पर्सन को होगा, या उसके एक तरह से जो मेल हेयर्स होंगे उनको होगा, यानी उनके जो पुरुष वंशज होंगे उनको होगा। तो वैसी जमीनें जिसको मुंडाओं के अलावा जिस जंगलों को साफ करके जिन्होंने बनाया, उन रैयतों को क्या कहा जाता है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, यानी जो है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। यानी जो है मैं मुंडा में नहीं आता, लेकिन मेरी जो ज़मीन है वो मेरे दादा परदादा ने जो है क्या किया, आपका जंगलों को साफ करके बनाया, और उस ज़मीन को कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक उन्होंने होल्ड किया और उसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किया। तो उस ज़मीन का ऑक्यूपेंसी राइट किनको मिला, आपका मेरे परदादा को मिला। अब वो ज़मीन फिर मेरे दादाजी को, मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी से मुझे, मेरे से जो है आपका मेरे बच्चों को मिलेगा। तो ये ऐसे रैयत को क्या कहा जाता है, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स बोलते हैं। यानी उस जमीन पर हमारा जो है कि एक तरह से मालिकाना हक मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम यही मुंडा होते तो वो क्या कहलाता, मुंडारी खुदकट्टीदार कहलाता। लेकिन चूंकि हम मुंडा में नहीं आते इसलिए हम क्या कहलाएंगे, रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स कहेंगे। यानी हम रैयत हैं और हमारा उस जमीन पर क्या है, खुदकट्टी राइट्स है,
ठीक है, क्योंकि जंगलों को साफ करके हमने वो जमीन बनाया, तो इस तरह से कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको कहां पे मिलेगा, तो चैप्टर जो 5 है ना, चैप्टर 5 है, उसमें आपको डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि एक ही सेक्शन है, सेक्शन 37, और जो है आपका उसमें बस एक लाइन लिखा हुआ है कि आपका कब से जो है ये किया होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि भाई 20 ईयर्स तक आपने क्या किया हो, आपका लैंड को होल्ड किया है, तो आपके पास क्या होंगे, ऑक्यूपेंसी राइट होंगे। जनरल के लिए क्या कर दिया गया आपका कि जो है आपका 12 ईयर्स तक अगर आपने लैंड को होल्ड किया है तो आपके पास क्या होंगे, ऑक्यूपेंसी राइट होंगे, अधिभोग अधिकार होगा, ध्यान रखेंगे। आते हैं आगे, तो वही चीज है यहां पे क्या कहता है, पहला चीज अधिभोगी रैयत यानी ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब हो गया वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर, धारित भूमि मतलब जिस लैंड को होल्ड किए हुए हैं उस भूमि पर अधिभोग का अधिकार होगा, यानी उसको यूज करने का अधिकार होगा, ठीक है। यानी रैयत हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड, उसको दखलकार या कायमी भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी दखलकार कहा जाता है और कायमी वर्ड भी यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर कायमी लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि जो है आपका कौन ऑक्यूपेंसी कौन नॉन ऑक्यूपेंसी है, तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन रहता है, यानी जो खतियान होगा ना, ठीक है, अधिकार अभिलेख बोलते हैं, अगर प्रॉपर हिंदी वर्ड अगर यूज किया जाए तो अधिकार अभिलेख, और इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, या एक वर्ड अगर कहें तो खतियान। तो खतियान में लिखा रहता है कि कौन किस टाइप का रैयत है, कायमी रैयत है, गैर कायमी रैयत है, यानी दखलकार है या गैर दखलकार है, ठीक है। अगर दखलकार है मतलब वो एक ऑक्यूपेंसी रैयत में आएगा, अधिभोग अधिकार है उसके पास, और अगर मानते हैं गैर कायमी है यानी जो आपका गैर दखलकार है तो वो उसके पास जो है वो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है अनधिभोगी यानी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त ना हो, यानी रैयत नॉट हैविंग सच अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो उसको गैर दखलकार या गैर कायमी कहा जाता है। अब आता है खुदकटी रैयत में, तो खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत कहिए चाहे खुदकटी रैयत कहिए, दोनों का मतलब सेम है। मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 7 में, कहता है कि वैसे रैयत जो वैसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हो जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि बनाई गई है, उसे खुदकटी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। यानी दोज रैयत्स हु हैव द राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड which has been converted into cultivable land in the forest by its original founders or descendants of its male line are called रैयत having खुदकटी right। यानी जो है आपका जो दादा परदादा ने जो जंगलों को साफ करके जमीनें बनाई हैं, ठीक है, तो वैसे रैयतों को क्या कहा जाएगा, रैयत हैविंग खुदकटी राइट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है दर रैयत। अब क्या है कि जैसे मैं मान लेते हैं मैं रैयत हूं, ठीक है, अब मेरे अंडर जो है क्या है कि कोई क्या है लैंड होल्ड किए हुए है और उस पर खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, आपका दर रैयत कहा जाएगा। यानी रैयत के अंडर अगर कोई रैयत रहेगा तो उसको अंडर रैयत कहा जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे, काश्तकार चाहे तत्काल या मध्यस्थ रूप में रैयतों के अधीन हो, यानी टेनेंट्स होल्डिंग वेदर इमीडिएटली और मीडिएटली अंडर रैयत, उसको सिकमी रैयत कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, उस टाइप के इंग्लिश में भी सिकमी रैयत ही कहेंगे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब आता है एक चौथा जो टाइप है वो मुंडारी खुदकटीदार। तो इसका मतलब होता है कि जिन्होंने एक तरह से, ठीक है, खुदकटीदारी भूमि में जोत का अधिकार अर्जित किया हो उसको मुंडारी खुदकटीदार कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि जो है जैसे बिरसा मुंडा के जो फादर थे उनका नाम था सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा मान लिया जाए, तो सुगना मुंडा के जो है एक तरह से बेटे हुए कौन, उनके बेटे हुए बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है। अब एक तरह से यहाँ पे समझिएगा कि इनकी जो जमीन थी वो थी, उसको क्या कहा जाएगा, आपका खुदकटी कहा जाएगा, ठीक है, खुदकटी एक तरह से जोत कहा जाएगा। अब इस लैंड को होल्ड किए हुए हैं कौन, आपका मानते हैं, इसके बाद होल्ड करेंगे बिरसा मुंडा होल्ड करेंगे, तो ये जो है दरअसल ये या फिर ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मुंडारी खुदकटीदार, क्योंकि ये जिस लैंड को होल्ड कर रहे हैं ना वो क्या आपका एक मुंडारी लैंड है, ठीक है, या खुदकटी लैंड है। तो जिसके पास खुदकटी लैंड का राइट एक तरह से ट्रांसफर होते जाएगा, ठीक है, उसको मुंडारी खुदकटीदार कहा जाएगा। जैसे आप में से कोई भी अगर जो है मानते हैं मुंडा फैमिली से हैं और वो जो है, ठीक है, लैंड को होल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो समझिए आप मुंडारी खुदकटीदार में आएंगे। आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, कहाँ पे, चैप्टर 18 में, ठीक है, चैप्टर 18 में मुंडारी खुदकटीदार के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बात करेंगे हम इसके बारे में, जो कि 239 से लेकर 256 तक में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, प्रीवियस स्लाइड कीजिए तो उसमें मेल राइट्स वाला
क्या था पॉइंट? मेल लाइन कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, या मेल हेयर्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जमीनें ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष वंशज को ही होता है। मान लीजिए दादी का जमीन है तो नहीं होगा? दादी का जमीन, अब सुनिए एक बात बताइए, ठीक है, जैसे आपके पिताजी का जो जमीन है, ठीक है, वो किसको मिलेगा, आपको या आपकी सिस्टर को? मेरे को। आप अपनी सिस्टर को तो देंगे नहीं। अब तो राइट्स है ना, ले सकते हैं। पहली बात यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, जो ये परंपरा के अनुसार बना हुआ है ना, ये ट्राइबल लैंड के लिए है। ध्यान रख लीजिएगा, पिता की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ बेटे का ही अधिकार होगा, बेटी को नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या है कि अगर जो है हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी अगर चाहेंगे कि चलो बेटी को हम डोनेट कर देते हैं, बेटी के नाम पर लिख दिया, अलग बात है, लेकिन जो है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो बोलते हैं ना, ठीक है, नेचुरली जो ट्रांसफर होगा वो आप ही को सिर्फ ट्रांसफर होगा। जिसका खाली बेटी है, ठीक है, बेटी है तो देखिए वहां पे ये होगा कि वो बेटियों के नाम पर लिख दे सकता है, ठीक है। तो इसको एक तरह से ट्रांसफर करना बोलते हैं कि बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तब बेटी के नाम पर अगर ट्रांसफर करेंगे बात नहीं, तो यहां पर जैसे क्या होता है कि जैसे आपके पिताजी का जमीन आपको एक तरह से मिलेगा तो उसके लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। बेटी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन क्या है कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो एक तरह से मिलेगा वो नेचुरली मिलेगा, ठीक है, उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पिता की संपत्ति पर बेटे का ही अधिकार होता है, ठीक है। एक बार 6 जेपीएससी में सवाल ऐसे ही पूछा था कि जो है आपका, ठीक है, कि सीएनटी एक्ट के अनुसार जो है आपका पिता की संपत्ति पर जो है एक तरह से किसको ये मिलेगा, ऐसा कुछ करके है, हम लास्ट में बात कर लेंगे उसके बारे में भी, तो ये ध्यान रख लेनी है। अब इसके बाद आते हैं रैयत और काश्तकार में अंतर, ये आगे एक तरह से मिल जाएगा इंग्लिश में भी, ठीक है। तो रैयत और काश्तकार, एक होता है ना कि इतने ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में ये सारी चीज़ों को लेकर कि रैयत काश्तकार है क्या। एकदम सिंपल सा ध्यान रख लीजिएगा, रैयत का मतलब क्या है कि जो एक तरह से जो जमीन का वास्तविक जोतदार या कृषक हो, यानी एक तरह से मेन मालिक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भूमि पर उसका कुछ हद तक एक तरह से स्वामित्व अधिकार होता है। लेकिन जब काश्तकार की बात करते हैं तो जो किसी और की भूमि को किराए पर लेकर या बटाई पर खेती करता है उसको काश्तकार कहेंगे। बटाई पर जैसे मान लेते हैं कि अगर, क्योंकि काश्तकार का मतलब होता है खेती करने वाला, तो वहां पर क्या होगा कि आपका बटाई का मतलब हो गया कि जैसे एक होता है ना कि साझा करना, है ना, तो वो हो सकता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आपका काश्तकार कहेंगे। दूसरी चीज, ठीक है, रैयत को भूमि पर स्वामित्व या अस्थायी जोत का अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन काश्तकार के पास केवल खेती करने का अधिकार होता है, स्वामित्व नहीं होता है, यानी ऑनरशिप नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा कानूनी अगर हम मामलों में देखते हैं तो रैयत को भूमि का अधिभोगी माना जाता है और उसे कानूनी संरक्षण मिलता है, लेकिन काश्तकार केवल अनुबंध या बटाई के आधार पर खेती करता है और उसका अधिकार सीमित होता है, ठीक है, यानी लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एक तरह से कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें, किसी गांव में जो किसान अपनी ही भूमि पर खेती कर रहा है उसको रैयत कहेंगे, लेकिन अगर कोई किसान जो है किसी जमींदार की जमीन या भूमि मालिक की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आपका काश्तकार कहेंगे। तो जैसे आप अपने गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे के जमीन पर केवल खेती कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका काश्तकार कहलाएगा। लेकिन चूंकि आपका जमीन पर आपको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, आप उस पर खेती कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, रैयत कहलाएंगे। जैसे बोलता है ना, भैया ये मेरा रैयती जमीन है, यानी उसका कानूनी अधिकार है उसके पास, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे होंगे जो बस खेती करेंगे, हाँ बस खेती हम लोग कर रहे हैं, तो वो जो है एक साझेदार कहलाएगा, या फिर जो है आपका उसको हम जो है काश्तकार कहेंगे। तो ये एक तरह से बेसिक डिफरेंसेस आपको मिलेंगे जो कि ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर, तो वास्तव में टेन्योर होल्डर रैयत ही है। हाँ हाँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो जमीनें हैं, देखिए टेन्योर होल्डर में क्या है ना, अब देखिए काश्तकार में भी देखिएगा तो काश्तकार एक ब्रॉड एक तरह से ये है टर्म है, ठीक है, हाँ, और उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो रैयत भी आते हैं, ठीक है, उसमें जो है आपका टेन्योर होल्डर भी आता है, और टेन्योर होल्डर चूंकि जो है क्या है, लैंडलॉर्ड ही है,
ठीक है, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो काश्तकार जो वर्ड है ना, अगर एक नॉर्मल ये में देखेंगे तो सिंपल है खेती बाड़ी करने वाला, लेकिन अगर ब्रॉड अगर ये में देखेंगे तो क्या है कि आपका, ठीक है, इसमें कई अलग अलग जो है एक तरह से कैटेगरी बटे हुए हैं। क्योंकि सिंपल सा है, राजा अगर जो है, राजा के पास अगर जमीन है तो वो भी उस पर खेती करता है ना, राजा है तो उस पर वो भी खेती करता है, चाहे वो खुद खेती करे, चाहे आपका 10 नौकर चाकर लगवा के खेती करवाए, तो वो भी काश्तकार में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सामान्य भाषा में कहे तो काश्तकार का मतलब हो गया कि सिंपल जो जमीन पर खेती करने वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग सीधे कौन सा, भूधारक, यानी जो आपका टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे, तो 8 तक हमने पढ़ लिया, और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 9 to 15 तक आपको ये सारे के सारे प्रोविजंस मिलेंगे। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद फिर स्लाइड को लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा, सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, ये कहता है कि आपका रेंट इनहेंसमेंट को लेकर, ठीक है, यानी जो है, हाँ, सिंपल सा अगर आपको ध्यान रखना हो तो रेंट इनहेंसमेंट, ठीक है। अब ये रेंट इनहांसमेंट क्या है सर, ठीक है, यानी जो आपका लगान वृद्धि, ये कहता है, हम डिटेल में बात करेंगे, ये कहता है कि अगर लगान में वृद्धि करना हो तो डीसी के प्रायर परमिशन या डीसी के ऑर्डर से ही हो सकता है, बिना डीसी के ऑर्डर से किसी भी तरह का रेंट इनहांसमेंट नहीं होगा, ठीक है, रेंट इनहांसमेंट नहीं होगा। सेम चीज जो है आपका, ठीक है, टेन्योर होल्डर एंड जो है आपका विलेज हेडमैन के लिए आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा सेक्शन 9A में आपको देखने मिलता है, ठीक है, सेक्शन 9A में आपको देखने मिलेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि विलेज हेडमैन, या फिर जो है उसको खींचिए मत, नहीं तो फिर हमको पैर ऐसे ऐसे करके ये करना होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे नॉर्मल ही रहने दीजिए। तो सेक्शन 9 ये कहता है कि जो है अगर मान लेते हैं कि जो विलेज हेडमैन है या टेन्योर होल्डर है तो उसके रेंट इनहांसमेंट किस तरीके से होंगे, तो चाहे टेन्योर होल्डर हो, चाहे आपका रैयत हो, चाहे ऑक्यूपेंसी रैयत हो, चाहे नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो, मुंडारी खुदकटीदार हो या कोई भी हो, हमेशा एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, रेंट इनहांसमेंट विदाउट डीसी के ऑर्डर से नहीं हो सकता है। एकदम इसको दिमाग में ना बिठा कर रख लेना है, चाहे किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, एक तरह से हम आगे जाके बात करेंगे, बिना डीसी को ऑर्डर से जो है आपका रेंट इनहांसमेंट नहीं हो सकता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है, चाहे वो किसी भी क्लास का ये क्यों ना हो, ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपका 9A में आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो एक आता है कौन सा आपका, सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है किसके बारे में, भूइहर्स के बारे में, ठीक है। और भूइहर का मतलब आपको पता है, भूइहर का मतलब एक तरह से, ठीक है, जो उराव एक तरह से टेनेंट है उनके बारे में बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना, उराव, भूइहर का मतलब एक तरह सिंपल से याद रखना है, उराव। सेक्शन 11 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 11 और जो आपका सेक्शन 12 एक जैसा, यानी एक दूसरे से क्या आपका एसोसिएटेड है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है कि अगर लैंड ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है उसका रजिस्ट्रेशन होगा ना, क्योंकि अगर मानते हैं आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं या कुछ भी एक तरह से बेच भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन एक तरह से दिया गया है कहां पे, सेक्शन 11 में। लेकिन किस लैंड का, तो ध्यान रखेंगे जो टेन्योर होल्डर का, ठीक है, ये सब के लिए अलग अलग है, ऑक्यूपेंसी रेट के लिए अलग होगा, नॉन ऑक्यूपेंसी रेट के लिए अलग होगा, ठीक है, मुंडारी खुदकटीदार के लिए अलग होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जैसा मुंडारी खुदकटीदार में जब आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तो वो सीधे सीधे कहता है, जैसे आप 239 पढ़ेंगे, 239 से लेकर आगे, तो वो सीधे सीधे कहता है कि इसके पीछे जितने भी जो है एक तरह से प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक से जो है इसके बियॉन्ड ना हो वो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड क्या कर दे, अगर रिफ्यूज कर दे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से लैंडलॉर्ड क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो उसका प्रोविजन कहां पे है, आपका सेक्शन 12 में है ना, कि जैसे ऐसा हो सकता है कि अगर लैंड ट्रांसफर अगर हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है लैंडलॉर्ड के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। जैसे आप मानते हैं जमीन ही अगर खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं ना, बिना रजिस्ट्री के जो है समझिए कि आपको मालिकाना हक मिलेगा ही नहीं,
जब तक से रजिस्ट्री नहीं होगा। तो वो रजिस्ट्री का जो आपका प्रोविज़न है वो कहाँ पे आपका, वो है सेक्शन जो है आपका 12 में है, 11 में है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड जो है क्या कर दे, मना कर दे। कई बार ऐसा होता है, पैसा वैसा ले लिया, ठीक है, जो ज़मीन बेच रहा है, और बोले कि नहीं हम तो करेंगे ही नहीं। तब यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी आती है, यहाँ पर जिम्मेदारी आती है आपका डीसी के पास, ठीक है। डीसी जो है क्या करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि क्या लीगल तरीके से हो रहा है या इलीगल तरीके से हो रहा है, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना स्टैंप लगा के उसको जो है बोलेंगे ठीक है ये रजिस्ट्री हो गया, अब जो है आराम से जाओ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जितना भी आप आगे पढ़िएगा, तो जो एक अल्टीमेट पावर जो बोलते हैं ना, वो किसके पास है, आपका डीसी के पास है। और डीसी का मतलब ये नहीं कि सीधे जो आपका डिप्यूटी कमिश्नर के पास आप जाएंगे, ठीक है। उसके बिहाफ में काम कौन करता है, सीओ करता है, सीओ करता है। तो आप लोग जब सीओ बनिएगा ना, तो खूब पैसा खूब है उसमें, हाँ, ठीक है। और जितने भी एक तरह से जमीन जायदाद से रिलेटेड जो मामले एक तरह से आते हैं, वो सारा किसके पास जाता है, आपका सीओ के पास ही जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, जितना भी जाता है। इसलिए हैं क्या जाइएगा फिर तो, हाँ, तो फिर जो है जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है ना, सीजीएल वगैरह, ठीक है, उसके थ्रू उनका ये होता है। खैर, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आ जाइए कौन सा आपका सेक्शन 13। ये 13 क्या कहता है, बात नहीं, डिवीजन ऑफ होल्डिंग, या फिर जो है एक तरह से डिवीजन ऑफ टेन्योर, ठीक है, भूमि के विभाजन के बारे में बात करता है। और ये कहता है, बात नहीं, अगर टेन्योर का अगर डिवीजन हो रहा है तो रेंट का भी डिवीजन उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसका डिवीजन हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो है आपका 70:30 के रेशियो में अगर जो है डिवीजन हुआ लैंड का, तो जो है आपका जो ये टेन्योर का, तो उसका रेंट का डिवीजन क्या होगा, उसी रेशियो में होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक है आपका सेक्शन 14, जो कि ना भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन क्या आपका इसमें है रिज्यूमेबल लैंड। रिज्यूमेबल लैंड, अब ये रिज्यूमेबल लैंड कहिए या टेन्योर कहिए, ये क्या होता है सर, रिज्यूमेबल जो है आपका टेन्योर, TEN, ठीक है, यानी जो है आपका पुनः ग्राह्य भूधृति जिसको बोलते हैं। अब ये पुनः ग्राह्य भूधृति क्या होता है, पुनः ग्राह्य भूधृति, पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पुनः ग्राह्य भूधृति किसको कहते हैं, यानी वैसी भूधृति, वैसा टेन्योर जो क्या हो आपका, ठीक है, अगर मानते हैं कि कोई मेल हेयर अगर ना हो, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से हुआ हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा आपका, वो वापस एक तरह से ले लिया जाएगा, तो उसको कहा जाता है आपका रिज्यूमेबल टेन्योर, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 15 में क्या है उसको भूल जाइए, ठीक है। सारे सेक्शन आपको याद नहीं रखने हैं, फिलहाल के लिए हम इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। नहीं थैंक यू नहीं हुआ है अभी, ठीक है, क्या है कि वो पिछले क्लास का ये था ना, तो इसलिए जो है सेम वही चीज़ है इसमें भी। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपका सेक्शन 9, इसको समझिएगा, लिखा हुआ जो है उसको दिमाग से उतार दीजिए। कुछ चीज़ें केवल इतना याद रख लीजिए कि जो है आपका एक लाइन में आपको अगर याद रखना हो तो रेंट इन्हांसमेंट की जब एक तरह से बात आएगी, ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आपको जो है दिमाग में रख लेना है। पहली चीज़ कि विदाउट डीसी के ऑर्डर से रेंट इन्हांसमेंट नहीं होगा, पहली चीज़, यानी जब भी रेंट इन्हांसमेंट होगा या रेंट रिडक्शन होगा वो डीसी के ऑर्डर से ही हो सकता है, बट एक स्पेशल कंडीशन है। जब आप चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ये होता है आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसके पास पावर दिया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर के, अब क्योंकि उसमें है क्या ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये इतना पावर है कि वह रेवेन्यू ऑफिसर को ऑर्डर दे सकती है कि भैया लैंड सर्वे करा दो, पूरे स्टेट में करवा सकते हैं या फिर जहां का किसी पर्टिकुलर एरिया में करेंगे। अगर लैंड सर्वे होगा तो नया रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, और जब न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा तो नया जो है आपका रेंट डिसाइड भी किया जाएगा, तो उस बेसिस पर रेंट इन्हांसमेंट किया जा सकता है, लेकिन वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर होता है। लेकिन जनरल अगर केसेस में देखा जाए तो ओनली डीसी कैन डिसाइड रेंट इन्हांसमेंट, ठीक है, केवल डीसी ही कर सकता है। लेकिन वो किस किस सर्कमस्टांसेस में करेगा आगे हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला चीज ये कहता है कि जो आपका भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, टेन्योर होल्डर वन नॉट टू लायबल टू रेंट इन्हांसमेंट। तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहली चीज कि ये जो CNT एक्ट आया कब, 1908 में, ठीक है, 1908 में।
तो अब जब CNT एक्ट एक तरह से लागू हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो उससे पहले जो है आपका ये में जो अस्थाई बंदोबस्त अगर हम कहेंगे, परमानेंट सेटलमेंट कहेंगे, उस समय से अगर कोई रेंट में चेंजेस नहीं किए गए हैं तो वो जो है आपका लाइबल नहीं है रेंट इन्हांसमेंट के लिए। ठीक है, यानी अगर कोई भूस्वामी ऐसी जमीन रखता है जिसका लगान अस्थाई बंदोबस्त के समय से अब तक बदला नहीं गया है, यानी आपका 1793 से लेकर के अब तक एक तरह से नहीं बदला गया है, तो वह अस्थाई पट्टे पर नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका उसके पास क्या है, अस्थाई पट्टा है, परमानेंट एक तरह से लीज अग्रीमेंट है। ठीक है, तो उसका लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ाया जाएगा तो किसके ऑर्डर से बढ़ाया जाएगा, डीसी के ऑर्डर से बढ़ाया जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है, 9A क्या कहता है, ये कहता है भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, यानी इनहैंसमेंट ऑफ रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और विलेज हेडमैन। ठीक है, 3-4 कंडीशन है इसमें जो कि याद रखना है। पहला कंडीशन कहता है इफ द रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और विलेज हेडमैन नीड्स टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग देयर टेनेंसी, इट कैन ओनली बी डन बाय एन ऑर्डर ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन और एन ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर चैप्टर 12 और जो है आपका 15। यानी जो है आपका अगर मानते हैं ग्राम मुखिया के लगान में अगर वृद्धि करना हो, ठीक है, या टेन्योर होल्डर के लगान में अगर वृद्धि करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है जब डीसी ऑर्डर देंगे तब जाके किया जा सकता है, या चैप्टर जो है 12 और 15 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है, क्योंकि न्यू लैंड सर्वे जब होगा तो जो आपका न्यू रेंट भी डिसाइड किया जाता है, उसके आधार पर रेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज जो है आपका नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखनी है। दूसरा, द इनहांस रेंट वेदर ग्रेजुअली और एट वंस, यानी जो है जो रेंट बढ़ेगा या तो एक बार में बढ़ेगा या फिर जो आपका धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 30 कहता है कि अगर मान लेते हैं रेंट इनहांसमेंट हुआ और मान लेते हैं कि रैयत को लगा कि भाई इससे तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो डीसी जो है ये ऑर्डर दे सकते हैं कि रेंट इनहांसमेंट क्या होगा आपका, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, एक बार में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका किसमें है, आपका सेक्शन 9A में है। तीसरी चीज ध्यान रखें, वंस रेंट इज इंक्रीज इट कैन नॉट बी इंक्रीज अगेन फॉर 15 ईयर्स, यानी एक बार लगान जब बढ़ जाएगा तो अगले 15 सालों के लिए नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में जैसे बोल रहे थे ना कि जो है नहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपका ये लागू किया गया था, नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, जब मन किया जितना मन किया उतना जो है क्या कर देते हैं, रेंट एनहांसमेंट कर देते थे। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया कि एक बार अगर बढ़ा तो जो है अगले 15 सालों तक के लिए नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जिसके पास क्या है आपका मतलब जो है आपका अस्थाई पट्टा है। ठीक है, जिनके पास जो है आपका, ठीक है, परमानेंट एक तरह से लीज एग्रीमेंट है, उनके लिए ये है। ये उनके लिए लागू नहीं होता है जिनके पास अस्थाई पट्टा हो। ठीक है, तो ये जो आपका 9 और 9A क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। दोनों बेसिकली रेंट एनहांसमेंट को लेकर के प्रोविजन किया गया है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई, किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? डीसी के बिहाफ में सीओ नहीं कर सकते? देखिए क्या होता है ना कि अगर उसको ऑथोराइज किया गया है तो कर सकता है। ठीक है, बस उसके पास जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। अगर उसे ऑथोराइज किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर उसको पावर दिए हुए है कि हाँ आप जो है एक तरह से उसके कामों को जो है आप हैंडल कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अभी आप बोले कि जो सीओ करते हैं मेरे भाई तो जो है, ठीक है, क्योंकि वो उसके जगह पे काम कर रहे हैं ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं कहलाता है, वो प्रेसिडेंट का डिसीजन कहलाता है। वैसे ही अगर डीसी के बिहाफ में अगर सीओ अगर काम कर रहे हैं तो सीओ अगर कहीं पर भी साइन करेगा तो समझा जाएगा कि वो डीसी साइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हर जगह मुख्यमंत्री जाके ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, वो जो है आपका उनके बिहाफ पर जो इतने सारे अधिकारी हैं वो जाके काम करते हैं। अगर आप कहीं पर कोई डिसीजन ले रहे हैं मतलब वो सरकार का डिसीजन माना जाता है, समझ गए? तो वैसे ही है यहाँ पर भी। ठीक है, और कुछ नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं। और अगला है आपका कौन सा, यह है सेक्शन 10। यह कहता है आपका कतिपय भूमिहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना, यानी सर्टेन भूमिहर्स नॉट लाइबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, बात नहीं, थोड़ा पीछे जाइए। 9A अमेंडमेंट नहीं, तो उसमें अमेंडमेंट के थ्रू जो है, अब देखिए इतने अमेंडमेंट आपको याद नहीं रखने हैं, पहली बात। ठीक है, नहीं, टोटल अभी तक से 26 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट हुआ कब, 1920 में। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 1995 में।
अब ये जो है एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो इसलिए छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रख लेनी है, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेनी है कि जो सर्टेन भूइहर्स का मतलब क्या हो गया, जो भूइहरी जो ये है टेनेंसी है, उसके लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट कब बना, 1869 में, क्योंकि 1862 से लेकर के 1869 के बीच में रखालदास हल्दर ने जो है, ठीक है, क्या किया, आपका लैंड सर्वे किया। कौन सा, भूइहरी सर्वे। अब मान लेते हैं कि उस भूइहरी सर्वे में किसी भी भूइहर का जमीन क्या है, आपका रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, मतलब उस भूइहरी सर्वे में उसका नाम जो है एक तरह से दर्ज है, तो ध्यान रख लीजिएगा वह रेंट इनहेंसमेंट के लिए क्या आपका लायबल नहीं होगा। वही कहता है कि अ भूइहर हुज लैंड इज रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल रजिस्टर अंडर द छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 कैन नॉट बी चार्ज इंक्रीज रेंट फॉर दैट लैंड, ठीक है, यानी उस जमीन के लिए जो आपका, ठीक है, रेंट इनहेंसमेंट नहीं किया जाएगा। जैसा मान लेते हैं ये जमीन है, ये किसी भूइहर का है, मान लेते हैं मैं ही भूइहर हूं और ये 1869 के रिकॉर्ड में क्या है आपका, ठीक है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो फिर इस जमीन के लिए क्या होगा, आपका रेंट इनहेंसमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, मजियस लैंड भूइहरी सर्वे हुआ था, ठीक है, तो मैं यहाँ भूइहरी लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मजियस को अभी मत घुसाइए, जहाँ जिसका जरूरत नहीं है ना उसको वही अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है कि केवल और केवल जब भूइहरी लैंड के बारे में है, किसमें, सेक्शन 10 में, तो भूइहरी लैंड के बारे में ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 11 क्या कहता है, ये कहता है कि भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रेशन, यानी देखिए जब कतिपय वर्ड आएगा ना, कतिपय का मतलब होता है सर्टेन, ठीक है, जहां जहां भी हिंदी वाले जो है ध्यान रख लीजिएगा, कतिपय का मतलब होता है सर्टेन, भूधृति का मतलब होता है भूमि, ठीक है, यानी जो है आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट मतलब आपका जो जमीन है, ठीक है, आपका जो हित है, वो कई जगह पे हित वर्ड यूज होगा। हित का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो आपका हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया उसकी जमीन, ठीक है, उसके अधिकार। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, कहता है कि जब किसी भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण यानी हस्तांतरण, उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरिति यानी बायर जो है का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यानी जो है अगर मान लेते हैं कि आप जो है अपनी जमीन किसी को अगर डोनेट ही कर रहे हैं, तो डोनेट का मतलब ये नहीं होता बस दे दिए कि हाँ चलो रख लो, वैसा नहीं होता है, वो प्रॉपर जो है उसकी क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। डीसी ऑफिस में जाइएगा, वहां पे जाके क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब सीओ जो है एक तरह से ये कर देंगे, ठीक है। अगर आप जो है उसको एक्सचेंज भी कर रहे हैं किसी के साथ तो भी रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आप उसको बेच रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो है आपका डीसी ऑफिस में या लैंडलॉर्ड के कार्यालय में एक तरह से होता है, क्योंकि आज के समय में लैंडलॉर्ड कौन है आपका, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये बात आपको ध्यान है, ये सेक्शन 11 कहता है, ठीक है, सेक्शन 11 कहता है। नींद आ रही क्या, एकदम, हाँ, मना कर दे तो 12 में है उसका प्रोविजन, ठीक है। अगर डीसी कहना मतलब लैंडलॉर्ड मना करे तो फिर क्या है आपका जो है डीसी मना तब करेगा ना जब देखेगा कि जो है आपका ये किसी सेक्शन को वॉयलेट कर रहा है। जैसे सेक्शन 46 का अगर वॉयलेशन हो रहा है और उस आधार पर लैंड ट्रांसफर हो रहा है तो डीसी कभी जो है एक तरह से ये ऑर्डर पास ही नहीं करेगा, मतलब साइन ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर जो है सेक्शन 47 का वॉयलेशन हो रहा है, सेक्शन 48 का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो है बात नहीं, सेक्शन 239 का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो ध्यान रख लीजिएगा यहां पर डीसी कभी उसको अग्री करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लिया जाए, ठीक है, सेक्शन 46 कहता है कि एक ट्राइबल लैंड किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर मानते हैं कि एक ट्राइबल लैंड को किसी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी कौन हुआ, जो सेलर है वो, सेकंड पार्टी कौन हुआ, जो बायर है वो, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी कौन होगा, वहाँ पे डीसी होगा थर्ड पार्टी। उससे पूछा जाएगा कि ठीक है किस बेसिस पर आपने ये जो है एक तरह से यहाँ पे परमिशन दिया ट्रांसफर करने का, क्योंकि जब आपको अधिकार मिले हुए हैं कि इस तरह का लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो आप होते कौन है इसको ट्रांसफर जो है परमिशन देने वाले। कोर्ट वाले जो है हाई कोर्ट बुला के डीसी लोग को जो है ऐसा खरा खोटा सुनाता है ना, ठीक है, कि लगेगा कि अभी इस्तीफा दे दें। नहीं देखा आपने कोर्ट का जो हियरिंग है, वो कभी देखिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्यों कहा जाता है, और कल को जब आप डीसी बनेंगे, है ना, सीओ बनिएगा, तो हो सकता है आपको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। आपको मजाक लग रहा है, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा अगर आप गलती करेंगे तो,
ठीक है, या कोई जो है आपका केस कर दिया, जमीन जायदाद का ही मामला है, आपको पता भी नहीं है कि जो है ऐसा कुछ हुआ है, और जो है मानते हैं आपके अगेंस्ट जो है किसी ने केस कर दिया, तो फिर जो है हाई कोर्ट का नोटिस जाएगा आपके पास, फलाने तारीख को जो है, ठीक है, सशरीर जो है आपका उपस्थित होइए। सशरीर मतलब पूरा, ऐसा नहीं कि अपना वकील भेज दिया और जो है ये खुद जाके ये रहना है, और वहाँ पे चाहे वो IAS हो IPS हो, सब जो है एकदम से ये करके ऐसे ही खड़ा रहेंगे। हाँ, सॉरी माय लॉर्ड, है ना, ये होता है। पाहन वाला जो दान में दिया था उस रजिस्ट्री होता है? हैं? पाहन का वैसा रजिस्ट्रेशन का ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे उसको, और पहले एक तरह से होता होगा, आज भी देते हैं क्या, डोनेट करते हैं? क्योंकि अब जो है मैंने ऐसा कहीं पे, क्योंकि कई सारे लोगों से मैंने पूछा, बात नहीं कि क्या, जैसे है ना उरांव लोग हैं बहुत सारे, या जो मुंडा, उनको मैंने पूछा कि क्या आज भी जो है वो जमीन वगैरह देते हैं क्या, तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो हमारे साइड में नहीं है। तो बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे नहीं है। नहीं, अब क्योंकि बात नहीं, क्योंकि वो आ जाता है अब प्रिविलेज लैंड में, और हाँ, और जो है प्रिविलेज लैंड की ऑक्यूपेंसी राइट जो है आपका गेन नहीं किया जा सकता है, ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी जो है आप खरीद नहीं सकते हैं उसको, ये नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे जो है, तो सेक्शन जो है आपका 10 क्या है, बात नहीं, सेक्शन 10 भूइहरी जो है टेनेंसी को लेकर के है, ठीक है, और जो है आपका सेक्शन 11 क्या है कि अगर ट्रांसफर होगा तो फिर क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाइए कौन सा आपका सेक्शन 12, बात नहीं, ये कहता है कि भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर ऑन रिफ्यूजल बाय लैंडलॉर्ड टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड टेन्योर, बात नहीं, अगर जमींदार धारा 11 का पालन नहीं करता तो क्रेता या उसका उत्तराधिकारी उपायुक्त को आवेदन दे सकता है, जांच के बाद उपायुक्त आदेश जारी करेगा और हस्तांतरण स्वतः पंजीकृत मान लिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि क्या जांच करेगा, वो देखेगा कि जो है आपका जो ट्रांसफर हो रहा था वो जो है आपका लीगली हो रहा था या फिर इलीगली हो रहा था। अगर लीगली ट्रांसफर हो रहा था, स्टिल जो है आपका लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया है ट्रांसफर, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर जो है आपका क्या है, डीसी खुद ऑर्डर देंगे कि जो है भैया ये जो है आपका लो हमारा मुहर और साइन और जाओ, जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इलीगली हो रहा था तो उसको वहीं पर क्या कर देंगे, आपका होल्ड कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज जो है जो आपको याद रखना है, हम लोग जब एक तरह से ये पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, जो लिमिटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे सेक्शन 136 एक तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 136 क्या कहता है कि इस कानून के तहत उपायुक्त के सामने आवेदन राजस्व कार्यालय में या डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय में या राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दिया जा सकता है। यानी अगर मान लेते हैं कि लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड जो रजिस्ट्री होती है, अगर लैंडलॉर्ड ही मना कर दे तो आप कहाँ पे ये करेंगे, आवेदन देंगे, तो आवेदन दीजिएगा कहाँ पे, डीसी ऑफिस में, ठीक है, डीसी ऑफिस में। और उस आवेदन के आधार पर फिर जो है उसकी क्या होती है, इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी के बेसिस पर फिर क्या होगा, आगे एक तरह से जो डिसीजन देंगे डीसी, ठीक है, वो जो है इंक्वायरी के आधार पर ही होगा। तो ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। खैर, ये कहता है 136। अब हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो 136 नहीं पढ़ेंगे, आपको सीधे कनेक्ट करके आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि अगर मानते हैं कि सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अगर जो है, ठीक है, लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, रजिस्ट्री के लिए, तो फिर जो है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप डीसी ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं, तो सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो है क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। किताब में पढ़िएगा तो सीधे सीधे एक एक लाइन सब जो है एकदम ऊपर से नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा वापस ले लीजिएगा उनसे। अब आते हैं सेक्शन जो है आपका 14, बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो स्टेटमेंट है या फिर कह लीजिए कि इसका जो ये है टाइटल है वो इतना ही लेंदी है कि जो है जीभ टेढ़ा हो सकता है, और जब आप पढ़ेंगे तो हो, हाँ, तो फिर जो है आप क्या है, हिंदी वाले अपनी जिम्मेदारी से पढ़िएगा। ये कहता है कि पुनः ग्रहण या भूधृति के पुनः ग्रहण पर विलंगमों में, ठीक है, का बातिलीकरण, ठीक है, आप किसी भी शब्द को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि ये क्या ही बोल रहा है, ठीक है। यानी एन्यूलमेंट ऑफ इनकम्ब्रांसेस ऑन रिजम्पशन ऑफ रिज्यूमेबल टेन्योर। अब ये है क्या सर, ध्यान रखिएगा, पहला चीज
पुनः ग्रहण या भूधृति का मतलब आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि ठीक है, रिज्यूमेबल टेन्योर का मतलब क्या होता है। एक ऐसी जमीन जो एक सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद क्या किया जाएगा, वापस ले लिया जा सकता है, ले लिया जा सकता है, ले लिया जाएगा नहीं, ले लिया जा सकता है, वैसी जमीन को रिज्यूमेबल टेन्योर कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने जो है लीज पर दिया किसी को जमीन, ठीक है, लीज पर दिया मतलब 1 साल के लीज पर दे दिया, तो 1 साल के बाद क्या होगा, वो रिज्यूम हो जाएगा आपको, ठीक है। और रिज्यूमेबल पीरियड क्या है आपका, 1 ईयर, है ना, कि 1 ईयर के बाद जो है अपने आप वापस मिल जाएगा। कैसे बना देगा, जब उसको राइट ही नहीं है तो, हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि उसके पास राइट ही नहीं है ना, बना कैसे देगा। अब थेथर जैसा आदमी रहेगा तो हो सकता है बना दे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं आपने क्या किया, मोर्टगेज किया हुआ है, ठीक है, गिरवी दिए हुए हैं, ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट है तो 5 इयर्स के लिए, नॉन ऑक्यूपेंसी रेट है तो 7 इयर्स के लिए, ठीक है। अगर आप जो है मान लेते हैं कि जो बिहार उड़ीसा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1935 के अकॉर्डिंग कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसको अप टू 15 इयर्स के लिए आप मोर्टगेज कर सकते हैं। तो जितना जो है मोर्टगेज पीरियड होता है उसके बाद क्या होगा, रिज्यूम हो जाएगा आपको। तो वैसी जमीनों को रिज्यूमेबल टेन्योर कहा जाता है जो सेक्शन 14 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन जो आपका लैंड है जो रिज्यूम नहीं किया जाएगा, वो कौन कौन सा है, तो ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात यहां ध्यान रखेंगे, रिज्यूमेबल टेन्योर का मतलब वह भूमि या भूधृति जिसे भूस्वामी या सरकार किसी विशेष परिस्थिति में वापस यानी पुनः ग्रहण एक तरह से रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। विलंगम यानी एनक्रम्ब्रांसेज, ठीक है, का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भूमि पर लगे बोझ या बाधाएं जैसे बंधक, लीज, लगान, समझौता या किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाना, ठीक है, या एक तरह से होना। और वातिलीकरण का मतलब होता है वो सारे अधिकार जो है एक तरह से खत्म हो जाना। तो ये सारे टर्म्स आपको पहले ध्यान रख लेना है, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर सके। अब आते हैं, यहां पे कहता है कि कोई जमीन जो पुनः ग्रहण योग्य हो अपने पुनः ग्रहण की तिथि पर पुनःग्रहित हो जाएगी। यानी अगर मानते हैं आपने लीज पर दिया हुआ है तो जिस दिन लीज पीरियड एक तरह से खत्म होगा उस दिन आपको जमीन क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। अब आप कहेंगे अगर नहीं हुआ तो डीसी है ना, अगर नहीं हुआ तो डीसी है, अगर कुछ भी सिचुएशन खराब हो रहा है मतलब वो डीसी है वहां पर। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सेक्शन जो है आपका 71A के अकॉर्डिंग डीसी आपको जमीन वापस दिलाएंगे, ये उसकी जिम्मेदारी है। आते हैं यहां पे, तो अगर मान लेते हैं कि एनी लैंड विच इज लाइबल टू रिजम्पशन शेल बी रिज्यूमेबल ऑन द डेट ऑफ इट्स रिजम्पशन एक्सेप्ट दैट, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, किसी छावनी के लिए सरकार अगर भूमि अधिग्रहण करे तो वो नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो है सर गवर्नमेंट ने जो है आपका कंटोनमेंट बोर्ड बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन किया हुआ है, ठीक है, तो वो जमीन वापस नहीं होगा, वो रिज्यूम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई जो है आपका घर वगैरह बना हुआ है तो वो भी क्या होगा, आपका रिज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज, जिस पर जो है आपका अस्थायी उद्यान, बगान, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, वहां वो भी जो है जमीन क्या होगा, आपका रिज्यूम नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है निगम पार्क बना दिया गया है, तो क्या जो है लैंडलॉर्ड को वो वापस होगा, नहीं वापस होगा, ठीक है, वो रिज्यूमेबल है ही नहीं, ठीक है। सरकार के कार्यालय हेतु अधिग्रहित की गई भूमि, अगर सरकार ने ही जो है लैंड एक्विजिशन किया हुआ है, ठीक है, अपने ऑफिसेस वगैरह के लिए, जैसे मान लेते हैं धुरवा में जो है आपका क्या है हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है, एचईसी का जमीन है, लेकिन क्या वो रिज्यूम होगा, नहीं होगा, ठीक है, वैसी जमीनें रिज्यूम नहीं की जाएंगी। उसी तरह से वह भूमि जिस पर खदान निर्मित किया गया हो, अब मान लेते हैं कि धनबाद वाले एरिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि भाई नीचे जो आपका कोयला पड़ा हुआ है उसका एक्विजिशन करके, ठीक है, वहां के लोगों को रिसेटलमेंट कर दिया गया। अब वो जमीन क्या उन जो रैयत होंगे, उनके ओरिजिनल रैयत, क्या उनको रिज्यूम होगा, नहीं होगा। तो कुछ ऐसे सर्टेन लैंड होते हैं जो रिज्यूम नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज अपने डेट ऑफ रिजम्पशन में ही वो रिज्यूम होगा। ये जो है कहता है कौन सा, सेक्शन 14, ठीक है। इसके अलावा ध्यान, एनी मुंडारी, खुदकटीदारी, टेनेंसी और भूंयहरी टेन्योर, ठीक है, यानी जो है अगर मानते हैं कि किसी कोई मुंडारी जो है टेन्योर है या भूंयहरी टेन्योर है, अगर मान लेते हैं वो उसके अधिकार में है तो वैसी जमीनों को भी रिज्यूम नहीं किया जा सकता है। यानी जो आपका सरकार उसको एक तरह से लेगी नहीं वहां पे, ठीक है, क्योंकि सरकार यहाँ लैंडलॉर्ड है। तो ये बात एक तरह से क्या करनी है, ध्यान रखनी। खैर ये एक्सेप्शन वाले आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो आपका सभी प्रकार की जमीनें जो अपने डेट ऑफ रिजम्पशन में ही रिज्यूम होंगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है,
क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की जमीनें नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, तो इसलिए याद रखना है। बाकी इतना ध्यान रख लेना है कि सेक्शन 14 जो आपका रिज्यूमेबल टेन्योर के बारे में बात करता है। कब रिज्यूम होगा? तो डेट ऑफ रिजम्पशन होता है, यानी जो है मान लेते हैं कि 5 साल के लिए हमने अगर लैंड ट्रांसफर किया हुआ है किसी को, तो 5 साल जैसे ही खत्म होगा टाइम पीरियड, वैसे ही जो हमारा क्या होगा, आपका रिज्यूम हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेनी है। सर, हाँ। बात पूछिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी लैंड ले लेती है, जैसे मिलिट्री आर्मी वगैरह की, हाँ। तो वो कहीं भी ले सकती है, चाहे वो ट्राइबल लैंड हो। नहीं, ठीक है, कहीं भी आप जो है, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एक जो है आपका लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है, जो कि पूरे भारत में लागू होता है। वो कहता है कि जो है आपका, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एक्विजिशन किया जा सकता है, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन जो है आपका करने के लिए जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि जहाँ तक कोशिश की जाएगी कि जो है आपका वैसे एरिया में जो शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल एरिया है वहाँ पे एक्विजिशन ना हो। लेकिन अगर मान लेते हैं वो एक तरह से क्या है, लाइक लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब वही एक तरह से अंतिम उपाय है कि भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो जो है आपका मिनिमम से मिनिमम क्या किया जाएगा, आपका लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो वहाँ का जो ग्राम सभा है, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, जैसे ग्राम सभा हो सकता है, पंचायत हो सकता है, या फिर जो आपका म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, पहले उससे क्या है आपका उसका कंसेंट एक तरह से लेना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है आपका, ठीक है, उसी आसपास एरिया में रिसेटल किया जाएगा, या फिर अगर उसके डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर रिसेटल किया जा रहा है तो उनको जो है आपका क्या किया जाएगा, उनको जो है आपका जितना एक तरह से उनकी ज़मीनें गई हैं उसके इक्वल जो है एक तरह से एग्रीकल्चरल लैंड उनको दिया जाएगा। दूसरी चीज़ 50,000 रुपये एक बार में एक पैसे दिए जाएंगे, और जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो 1/3 अमाउंट जो है उनको पहले ही दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनके लिए एक डेवलपमेंट प्लान लागू किया जाएगा जिसमें वो सारे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है होंगे जो मतलब जो है ज़रूरी है। इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का सेटलमेंट होगा वो होगा आपका किसी ट्राइबल एरियाज़ में ही, ताकि उनका जो कल्चरल ये है हाँ, तो उसको किसी तरह से कोई हार्म ना पहुँचे। तो ऐसा है, हम बात करेंगे वो जो है आपका लैंड एक्विजिशन वाले में, यहाँ पे नहीं। कौन सा भाई हमें उस पर नहीं जाना नहीं कि इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, हमें तो बेसिकली ये पढ़ना है कि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप थोड़ी वहाँ लिख दीजिएगा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, और आप अधिकारी भी इसलिए बनिएगा ताकि जो लॉज एंड जो है एक तरह से ये बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपका काम क्या होगा, आपका काम है सरकार के जो नियम कानून है उसको लागू करना। आप वहां जाके थोड़ी बोलिएगा ये सब नहीं होता है, छोड़ दो। हाँ, क्या बोल रहे थे, किधर? सर, अगर इस लैंड में अगर छोटा सा अगर किसी का घर है तो क्या उस घर को हटा दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल हटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, और उसके लिए बात नहीं है। अरे देखिए क्या है ना कि अभी मन में जो जितनी सारी जिज्ञासाएं हैं ना, उसको थोड़ा शांत करके रखिए कुछ समय के लिए, क्योंकि 8 मार्च तक हमको जो है सारा चीज़ कंप्लीट भी करवाना है। उसके बाद जितना सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। अब अगर मान लेते हैं घर बना हुआ है, अगर मान लेते हैं कि जो आपका कैटल हाउस बना हुआ है, मतलब जो आपका घर में जो डोमेस्टिक एनिमल है अगर उसको रखें, गोहाल घर बना हुआ है, पान गुमटी बना के रखे हुए हैं, कुछ भी बना के रखे हुए हैं, हर एक चीज़ का कॉम्पनसेशन मिलता है। और ये जो डिसाइड करती है कौन, आपका, इसके लिए कलेक्टर जो है, बात नहीं, इसके लिए कलेक्टर होता है। जो कलेक्टर ही जो है आपका क्या करेगा, क्योंकि पहले जो है ना आपका लैंड एक्विजिशन करने से पहले, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जिसको SIA बोलते हैं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से ये पता चलता है कि कितने अफेक्टेड फैमिलीज होंगे, क्या क्या अफेक्ट होने वाला है, और उसके बाद जो है, ठीक है, वो पूरा पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करने के बाद वो भी जो है लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होगा। आपस में ही बात करने में लगे हुए हैं, चलिए इधर आइए। तो वो पब्लिश होता है, पब्लिश होने के बाद जो है आपका, बात नहीं, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो जो है आप वो रेज कीजिए। उसके बाद फिर उसको सेटल किया जाता है। सेटल करने के बाद फिर क्या होगा कि वो जो है आपका सेंट्रल ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई जो है आपका त्रुटि वगैरह कोई एरर नहीं है तो फिर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, परमिशन देती है। और इसके अलावा एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो है अगर चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। अगर उनको लगता है कोई गलती है तो विद इन जो है आपका क्या बोलते हैं
12 मंथ्स, ठीक है, वो उसको क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सब चीज़ सही है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देगी, तो फिर RNR स्कीम जो है बनाया जाता है, यानी जिसको रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम कहा जाता है। वो स्कीम जब एक तरह से लागू होगा तो उसके लिए जो है आपका कौन होगा, कलेक्टर होगा। कलेक्टर क्या करेगा, उसको लागू करेगा। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो है जो वैल्यू डिसाइड किया जाता है कि किसी ज़मीन का वैल्यू क्या होगा, अगर मानते हैं आसपास में जो एक तरह से प्रिवलेंट रेट्स होते हैं, है ना, कि जैसे रांची में जमीन का रेट कुछ और है, रामगढ़ में कुछ और है, खूंटी में कुछ और होगा, गुमला में कुछ और होगा, सिमडेगा में कुछ और होगा, तो वहां के रेट के आधार पर क्या होगा, वैल्यू डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई प्रिवलेंट रेट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वैल्यू एक तरह से डिसाइड करती है कि मिनिमम क्या होना चाहिए इसका, और उस आधार पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि जो है रूरल एरियाज है, ठीक है, या अर्बन एरियाज है, तो वो 1 to 2 टाइम्स एक तरह से क्या होगा आपका, ठीक है, वो वैल्यू एक तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर है, आपका जो है मवेशी है, दुकान है, झोपड़ी झपड़ा कुछ भी है, तो फिर उसका अलग से एक तरह से मिलता है कॉम्पनसेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अधिकारी बनिएगा, सब समझ में आ जाए, सब ट्रेनिंग मिलेगा, है ना, मेरे से ट्रेनिंग मत लीजिए, स्कीपा बना हुआ है उसके लिए। आइए यहाँ पे, तो ये ध्यान रख लेनी है कि जो रिज्यूमेबल टेन्योर है वो अपने डेट ऑफ रिजम्पशन को ही रिज्यूम होगा, ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन लैंड होते हैं जिसका रिजम्पशन नहीं होगा, वो वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं कौन सा आपका, ऑक्यूपेंसी रैयत। ऑक्यूपेंसी रैयत यानी जो आपका चैप्टर 4, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, आपका सेक्शन 16 से लेकर के आपका जो है 36 तक, ठीक है, सेक्शन 16 से लेकर के 36 तक। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है आपको ध्यान रख लेनी है क्या, ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रख लेना है सेक्शन 16, जो कि बात करता है किसके बारे में, सेटल रैयत के बारे में। क्या हो गया, बात नहीं, ठीक है, मन में ना अभी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ना, लगता है कि ई वाला भी पूछ लें, ई वाला भी पूछ लें, एक ही दिन में सब चीज़ जानने का जो उत्सुकता रहता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, एक तो पहली चीज़ ऐसा है कि टाइम तो है नहीं उतना। एक होता ना कि हाँ चलिए 6 महीना बाद एग्ज़ाम होता, तो जितना खोद के पूछना हो उतना पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में। लेकिन बात ऐसा है कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर पता चला कि इधर जो है आपका छूटता गया, ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में काटना पड़ेगा, ठीक है। खैर आते हैं सेटल रैयत। सेटल रैयत का एकदम सिंपल और एक लाइन में याद रख लीजिएगा कि किसी को सेटल रैयत कब कहा जाएगा, बंदोबस्त रैयत कब कहा जाएगा, जब उसने, ठीक है, किसी भी लैंड को कंटिन्यूअसली कितना 12 ईयर्स तक होल्ड किए हुए है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेटल रैयत कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, सेटल रैयत कहलाएगा, यानी जो आपका बंदोबस्त रैयत हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बंदोबस्त रैयत कोई है तो आपका जो है 17 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट होंगे। ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में एक तरह से प्रोविजन किया गया है, यानी ऑक्यूपेंसी राइट का मतलब आपके पास वो एक तरह से लीगल अधिकार होंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदोबस्त रैयत है, जैसे एक होता है ना कि एक बार सवाल पूछा था 6 APSC में ही पूछा था। अब ये 12 ईयर्स इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आप जब सेक्शन 46 पढ़िएगा ना, अरे यार ये लोग जो है ना पटक नहीं देंगे, यही तो अपने, ठीक है, सबके अंदर जिज्ञासा है। कुछ लोग जो है ना इतना दिमाग खराब करते हैं कि क्या ही बताएं आपको। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो जो है आपका सेटल रैयत जो है आपका किसको कहा जाएगा, जिसने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया हुआ है। अब जो है ऑक्यूपेंसी रैयत में यहाँ पे किसके किसके लिए है, तो याद रखेंगे ये है आपका जो है भूइहर्स एंड मुंडारी खुटकटीदार के लिए, भूइहर्स एंड मुंडारी खुटकटीदार के लिए। मुंडारी खुटकटीदार के लिए ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, मतलब ये 16, 17 तो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखनी है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई सेटल रैयत है, उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है, तो सेक्शन 21 एंड 21A याद रख लेनी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में एक तरह से बात करते हैं, तो सारा जरूरी नहीं है।
सेक्शन 21 कहता है कि आप जो है कौन कौन से वो एक्टिविटीज करेंगे, यानी कौन कौन सी वो जो है एक तरह से काम करेंगे जिससे ये माना जाएगा कि हाँ आपने जो है लैंड के वैल्यू को डिक्रीज नहीं किया है। ठीक है, यानी बेसिकली जो है आपका यूजेस के बारे में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि आखिर क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है पेड़ में क्या क्या यूज कर सकते हैं वो सारा चीज, यानी पेड़ों के लिए स्पेशल आपका प्रोविजन किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मान लिया जाए जमीन पर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए आपने क्या किया, रेंट को एक तरह से चेंज कर दिया कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा है, अगर कैश में आप दे रहे थे लेकिन अब क्या किया आपने, काइंड के फॉर्म में देना शुरू कर दिया, बोला डीसी को आपने एप्लीकेशन दिया कि जो है हम अब काइंड के फॉर्म में देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है आप जो प्रोडक्ट होंगे ना उसका जो है आपका 11/20 किसको जाएगा, आपका 11/20 जो है आपका रैयत को जाएगा और 9/20 जो है जाएगा किसको, वो जाएगा आपका लैंडलॉर्ड को। अब ये अगर रेशियो में याद रखना है तो ठीक है, और नहीं तो अगर हम 11/20 की बात करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 25 या 100 यानी जो आपका 55%। ये किसको जाएगा, ये जाता है रैयत को। ठीक है, और जो आपका 45% किसको जाएगा, ये लैंडलॉर्ड को जाता है। इन केस अगर जो है रेशियो में ना पुश करके किस में दे दिया, परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, तो आप कहिएगा मास्टर साहब हम तो पढ़वे नहीं किए थे। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि कई बार होता है दिमाग वहां काम नहीं करता है ना, किसको हमको रेशियो से आपका परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, हाँ हाँ, तो सब जो है सबका माइंड आपके तरह शार्प थोड़ी है। काजी पान खा रहे क्या कि खैनी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान, आज वो आए नहीं है, क्या नाम है, हेमंत सोरेन जी, सर कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा मीटिंग में गए। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा 21A 21 जो है आपका 21N 21A याद रखना है। इसमें भी क्या है कि ट्रीज वाले में क्या है कि चलिए आप पेड़ों को काट सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आप जो है कैश से काइंड के फॉर्म में अगर रेंट दे रहे हैं तो जो लकड़ियां होंगी ना उसमें क्या होगा, आपका 50-50% का शेयर होगा, यानी 50% जो है जाएगा किसको, लैंडलॉर्ड को, 50% जाएगा किसको, रैयत को। लेकिन जो उसके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें फिर वही 55 और जो आपका 45 का एक तरह से ये परसेंटेज जाएगा। खैर वो अलग से बात करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है आपको याद रख लेना है कौन सा, 2022। अगर आपने जो है इसका वायलेशन नहीं किया है तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में बात करता है ये, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट, यानी जो है आपके अधिभोग अधिकार का संरक्षण करता है कौन, सेक्शन 22। यानी इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, अच्छा फैन चलाना है, हमको लगा कि कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौन है, आज नहीं है कैमरामैन, अच्छा आप ही हैं, चलाइए, आपको नहीं आता, अच्छा फैन चलवाना है, वहाँ पे ऑन कर दो, सब ऑन करो, और बगल वाला भी छोटा वाला अरे बड़ा वाला खराब है सर, अब छोड़ दीजिए, खोल के ले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बात नहीं, सेक्शन 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट, यानी अगर आपने सेक्शन 21 एंड 21A का वायलेशन अगर आपने नहीं किया है तो आपके ऑक्यूपेंसी राइट जो है क्या रहेंगे, आपका प्रोटेक्टेड रहेंगे, यानी वो आपका ऑक्यूपेंसी राइट नहीं छीना जाएगा। जैसे एकदम सिंपल सा है, मकान मालिक ने घर में रहने के लिए दे दिया कि ठीक है आप जो है महीने का आपको इतना रेंट पे करना है, लेकिन हमारे कुछ क्या है टर्म एंड कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो है आपका रात 8 बजे के बाद जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, रूम में जो है आपका 10 मतलब दोस्त वगैरह नहीं आ सकते, मतलब केवल आप रह सकते हैं, अगर फैमिली मेंबर कभी आना हुआ तो बस वही आके रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ही ब्रीच कर दिया तो, ये जो कानून बनाए गए मकान मालिक के द्वारा अगर आपने इसको तोड़ दिया तो, ठीक है, तो क्या होगा, मकान मालिक धक्के मार के बाहर निकाल सकता है। ठीक है, खैर तो वही चीज है आपका इसमें, अगर आपने सेक्शन 20 बात नहीं, सेक्शन 21 एंड 21A का वायलेशन नहीं किया है तो एज पर सेक्शन 22 यू कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम योर टेनेंसी। ठीक है, आपको आपके अधिभोग अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, समझ गए।
बेदखल नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 22 कहता है। लेकिन कहेंगे कि अगर मान लिया जाए रैयत अगर मर जाए तो ऐसा हो सकता है। हाँ, रैयत जो है अगर मर जाए तो क्या होगा, काश्तकार अगर मर जाए तो क्या होगा, तो काश्तकार अगर मर जाता है तो जो है आपका जो टेनेंसी उसी तरीके से ट्रांसफर होगी जैसा जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। जैसे बाप का पैसा बेटा को मिल जाएगा, वैसे जमीन भी जो है आपका क्या मिल जाएगा, बेटा को मिल जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं क्या? ऐसा कर रहे थे, हमको लगा पूछ रहे हैं क्या अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। चलिए, तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये सेक्शन 23 जो है, बात नहीं, सेक्शन 23 क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, वैसे उतना ज़्यादा नहीं। अब आते हैं, नहीं दिया हुआ है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 24 क्या कहता है, बात नहीं, सेक्शन 24 कहता है, अरे बाबा अगर इसकी डेथ हो जाए रैयत की, ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसफर उसके जो मेल हेयर होंगे उसको क्या होगा, उसी तरीके से होगा जो एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस तरीके से ट्रांसफर होता है। हाँ ठीक है, तो वही चीज आपका इसमें है। चलिए, बात नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्या है, ये तो हो गया सेक्शन 24। आ जाइए, आप लोग पढ़ेंगे सेक्शन 51A, अभी नहीं, जब जनरल प्रोविजंस ऑफ रेंट पढ़ेंगे ना वहां पर सेक्शन 51 कहता है, 51A कहता है, ठीक है, फिक्सिंग ऑफ रेंट, यानी जो है रेंट जो है एक तरह से क्या किया जाएगा, आपका जो फिक्स किया गया है वही आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लैंडलॉर्ड ने बोला कि भैया 2000 रुपया महीना का देना पड़ेगा, तो आप वही देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो रेंट पेमेंट से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको जो है प्रोविजन यहां पे मिलेगा। ठीक है, कि जो रेंट पेमेंट कौन, ऑक्यूपेंसी रैयत क्या करेगा, आपका पे करेगा, किसको, ये करेगा आपका लैंडलॉर्ड को। ठीक है, अब वो जो है ऑक्यूपेंसी रैयत जो रेंट पे करेगा वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फेयर एंड इक्विटेबल। ठीक है, कैसा होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल। ठीक है, उचित एवं न्याय संगत। अब समझिए लीजिए इसको। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ऐसा है ना भाई, ठीक है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, उचित एवं न्याय संगत। अब आप कहेंगे सर ये व्हाट इज फेयर एंड इक्विटेबल, अगर जो आप लंबे समय से रेंट देते आ रहे हैं वही फेयर एंड इक्विटेबल कहलाएगा। नहीं समझे, कहना मतलब 1 साल से आप 5000 रुपया रेंट देते आ रहे हैं, वही 5000 आप लगातार एक तरह से दे रहे हैं, क्योंकि जो है आपका वो चेंज अगर होगा तो डीसी के ऑर्डर से ही होगा। तो जो 5000 आप देते आ रहे हैं, अगर अचानक से आप 4500 दे दीजिएगा, क्या वो फेयर एंड इक्विटेबल है? नहीं, बोला ये तो 500 रुपया कहाँ, एक तरह से वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर लैंडलॉर्ड खुद बोल दे कि नहीं 5500 रुपया देना पड़ेगा, क्या वो फेयर एंड इक्विटेबल है? नहीं, जो आप लंबे समय से रेंट पे करते आ रहे हैं दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल, वही उचित और न्याय संगत है। कैसे कर सकता है, क्योंकि जो है ये सीएनटी एक्ट में आपने भी देखा ना कि एक बार अगर रेंट इनहांसमेंट हो गया नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए कोई चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं सर, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब आप जो कह रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज, सेक्शन 30 कहता है कि अगर मानते रैयत को ये लगे कि जो है एक बार में जो इन्हांसमेंट हुआ है ये हमारे लिए क्या है, आपका बोझ की तरह है, तो डीसी को बोलेगा कि मालिक ये ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा इसको ना ग्रेजुअल इन्हांसमेंट कर दीजिए। तो डीसी कहेंगे ठीक है ग्रेजुअल इन्हांसमेंट करेंगे, लेकिन ये जो है क्या होगा आपका 5 सालों के बीच, मतलब 5 सालों के भीतर क्या होना चाहिए, उस ये लेवल को टच कर जाना चाहिए जो इन्हांसमेंट हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो है आप रेंट पे रहते हैं, घर है यहाँ पे, रेंट लगाए होंगे तब, इसीलिए जो है ये बोल रही हैं कि हर साल इंक्रीज करेंगे। बताइए, यही वो लैंडलॉर्ड हैं जो हर साल रेंट इन्हांसमेंट करती हैं। और वही वाला बदलाव आप ले रहे होंगे अभी। अब सुन लीजिए, अगर मान लेते हैं कि 5000 अगर आप रेंट एक तरह से ले रहे हैं, ठीक है,
अगर मान लिया जाए कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में आपने इसको कितना कर दिया, 10,000 कर दिया, मान लिया जाए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आपने क्या कर दिया, 10,000 कर दिया, ठीक है, हालांकि इतना बढ़ेगा नहीं, अच्छा 1,000 हो गया, चलो ठीक है, 10,000 आपने कर दिया। अब मान लिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पे रैयत क्या बोलेगा, रैयत बोलेगा कि तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब एक बार में इतना दे पाना पॉसिबल नहीं है। लैंडलॉर्ड क्या करेंगे, इसमें ग्रेजुअल इनहेंसमेंट करेंगे, ठीक है, और ये जो है आपका ग्रेजुअल इनहेंसमेंट कितने, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होगा, जब तक से ये 10,000 ना पहुंच जाए। नहीं समझे कि अब जो है हर साल 1,000 बढ़ाएंगे और वो 5 सालों तक 1,000 बढ़ता रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद 10,000 हो जाएगा और फिर अगले 10 सालों तक फिर उसमें कोई इनहेंसमेंट नहीं होगा। समझ गए? तो ये है आपका सेक्शन 13 बात करेंगे, ठीक है, और जो इसको रखे होंगे ना उनको भी क्लास में ले आइएगा, क्योंकि उनको भी अपने राइट्स पता होने चाहिए, ताकि जो है किसी के साथ कोई गलत ना हो। खैर हाँ, नहीं, अरे नहीं सर, उसके लिए बात नहीं, उसके लिए जो है आपका रेंट रेगुलेशन 2011 में आया है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब देखिए, अगर मैं इसको जमीन के साथ कनेक्ट करके बताऊँ ना तो हो सकता है आप ना समझ पाए, ठीक है, तो इसलिए जो है आपका कनेक्ट कर लिए कि कोई लैंडलॉर्ड जो है आपका, ठीक है, ये 25। अब जो है 26 क्या कहता है कि फेयर एंड इक्विटेबल, चलिए 25 के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, लेकिन उसको कब जो है आपका, ठीक है, व्हेन उसको फेयर एंड इक्विटेबल कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने, ठीक है, जो बढ़ा हुआ रेंट है या घटा हुआ रेंट है, कंटिन्यूसली 7 ईयर्स के लिए अगर आप पे कर रहे हैं, 7 सालों से पे कर रहे हैं, तो उसको फेयर एंड इक्विटेबल कंसिडर किया जाएगा। यानी किसी भी रेंट को फेयर एंड इक्विटेबल यानी उचित एवं न्याय संगत कब मानेंगे, जब रैयत उसको लगातार 7 सालों से पे कर रहा है। समझ गए? अगर बढ़ा हुआ है तो भी और घटा हुआ है तो भी, ठीक है, ये कहता है आपका सेक्शन 26। अब आते हैं सेक्शन 27। अब मान लेते हैं कि रेंट आप पे कर रहे हैं, लगातार पे कर रहे हैं, ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल है, लैंडलॉर्ड को अचानक से ये ख्याल आया कि भाई अब तो बढ़ाना चाहिए, 15 साल हो चुके हैं। वो क्या करेगा, आपका रेंट इनहेंसमेंट के लिए जो है आपका रेंट इनहेंसमेंट का बात किया गया है, रेंट इनहेंसमेंट। अब आप कहेंगे कि फिर 9 और जो है आपका, ठीक है, 9 और फिर जो है आपका 27 में क्या अंतर है। 9 आपका टेन्योर होल्डर के लिए है और जो है आपका 27 ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए है। टेन्योर होल्डर में सब आते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत आउटपुट करती है वाला। टेन्योर होल्डर मतलब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेंट इनहेंसमेंट 28 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, बात नहीं, 28 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन दिया जाएगा, किसको, एप्लीकेशन दिया जाएगा डीसी को। डीसी जो है आपका एज पर सेक्शन 29 क्या करेंगे, आपका वो जो है आपका प्रोसीजर एक तरह से फॉलो करेंगे कि आखिर जो है, ठीक है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करने बाद देखेंगे कि हाँ जो है आपका जो रेंट इनहेंसमेंट के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है वो वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वैलिड है तो फिर क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। हाँ, इस प्रोसीजर को रेंट असेसमेंट बोलते हैं। नहीं, रेंट असेसमेंट हाँ कह सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर डीसी का मेन काम क्या है ना, इंक्वायरी करना। हाँ, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने बाद देखेंगे कि हाँ चलो वैलिड एक तरह से रीजन दिया गया रेंट इनहेंसमेंट का, तो इनहेंसमेंट एक तरह से कर देंगे वो, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिएगा, ये कहता है आपका कौन सा, सेक्शन 30। अब इसी में क्या करते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, सेक्शन 29। अब सेक्शन 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है ग्रेजुअल इनहेंसमेंट। ग्रेजुअल इनहेंसमेंट, ग्रेजुअल इनहेंसमेंट का मतलब क्या हो गया, लगान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। हिंदी मीडियम वाले ये मत सोचिएगा कि जो है केवल इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब इतना तो हिंदी इंग्लिश समझ में आ ही जाता है, ठीक है। अब मेरा है प्योर हिंदी मीडियम, बट हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या बोलते हैं? अरे नहीं सर, ठीक है। और आपको बताएं, हमको किसी ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मैंने कहीं पे जाके पढ़ाई किया ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है, खुद ही जो है एक तरह से ये करते 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 जो है ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पे ग्रेजुअल इनहेंसमेंट क्या होता है। ग्रेजुअल इनहेंसमेंट का मतलब आपको बताया कि अगर एक बार में लगान बढ़ा दे तो रैयत मर सकता है, ठीक है, नहीं,
है ना। तो अब उसके लिए क्या है, वो डीसी को फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। एकदम ना देखिए प्रैक्टिकली सोच के देखिए चीज़ों को, है ना। आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप समझिए आप खुद अधिकारी हैं, आपके पास ऐसा मामला आया, बोले कि जो है भाई इतना बढ़ा दिया, अब कैसे क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, ठीक है टेंशन ना लो, है ना, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जो है आपका 5 सालों तक ही ये बढ़ेगा, जब तक से जो अभी बढ़ाया गया है उस लेवल को टच न कर जाए, समझ गए। तो बस आप यही काम करेंगे। तो ग्रेजुअल इन्हेंसमेंट का मतलब यही है। और इसमें टाइम पीरियड याद रखना है कि कितने सालों तक इसको ले जाया जा सकता है, 5 ईयर्स तक ले जाया जा सकता है, जब तक से उस लेवल को टच न कर जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रेजुअल इन्हेंसमेंट के बारे में आपको मिलेगा। इसके बाद आ जाइए 31। मान लेते हैं, ठीक है, कितना कितना रेंट लगाएं आप, 1 BHK 2 BHK कैसा कैसा, 3 BHK, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो है रेंटर बोल दिया कि मालिक अब हमको जो है 4 BHK चाहिए, एक रूम और एक्स्ट्रा चाहिए, क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, अगर मान लेते हैं आपको बोला जाएगा कि जो हमको हमें और चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा रेंट ज़्यादा लगेगा ना। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्यूपेंसी होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो ऑक्यूपाइड किया जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो ऑक्यूपाइड किया जाएगा उसके लिए रेंट ये किया जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या लैंडलॉर्ड खुद से बढ़ा सकता है, ये तो बढ़ा सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो है आपका जो लैंडलॉर्ड है वो खुद से बढ़ा देगा क्या, कि नहीं इसने एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई किया, क्या करेगा वो, डीसी को एप्लीकेशन देगा, ठीक है। तो 32 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका एप्लीकेशन दिया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन दिया जाएगा। और 33 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और उस प्रोसीजर के थ्रू 31 एंड 32 के तहत जो आपका, ठीक है, रेंट जो डिसाइड किया जाएगा, डिटर्मिनेशन किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 33A जो है आपका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये है आपका, ठीक है, रेंट रिडक्शन। अभी तक से जो है आपका आपने केवल और केवल क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इन्हांसमेंट पढ़ा, लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है रैयत क्या करे, रेंट रिडक्शन के लिए जो है बात करे। अब ये कब करेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि और कोई रेंट पे लगाए हुए हैं, कौन है, ज्ञान, चलिए इनको बनाते हैं हम लोग जो है मालिक, ठीक है, क्या नाम है आपका, प्रिंस। अरे भाई आप तो राजकुमार हैं, नाम में ही जो है प्रिंस वाला बात आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंस जो है, ठीक है, राजकुमार हैं, राजा हैं, और हम हैं गरीब किसान, ठीक है। अब सुन लीजिए, इनकी जिम्मेदारी है कि जो होल्डिंग है ना, जो जमीन है, जमीन में सारा चीज प्रॉपर तरीके से जो है, ठीक है, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, या फिर बाकी सारी चीजें हैं, वो प्रोवाइड करवाना इनका काम है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि समय के साथ साथ जो है आपका जो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया था वो डैमेज हो चुका है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जमीन का जो वैल्यू है वो नेचुरली क्या हो चुका है, आपका डिग्रेड हो चुका है पोल्यूशन के कारण से, ठीक है। मानते बाढ़ उड़ आया था तो पूरा जो है बालू आके भर गया, तो जमीन जो है आपका क्या हो चुका है, इनफर्टाइल हो चुका है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि जो है आपका, ठीक है, जो फसल उसमें उगाए जा रहे थे, जैसे पहले क्या मड़ुआ, गोंदली, ये सब उगा रहे थे, मार्केट में ठीक ठाक उसका डिमांड था, तो जो है आपका उसका अच्छा रेट मिल जाता था। लेकिन अब जो है चीज़ें थोड़ी बदल गई है, लोग थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, तो अब वो जो ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स हुआ करते थे उसका वैल्यू मार्केट में कम हो चुका है, उसका डिमांड कम हो चुका है, तो उसके प्राइसेस भी क्या होंगे, आपका परमानेंट डिक्रीज होंगे ना। तो उस केस में क्या जितना रेंट हम इनको दे रहे थे उस जमीन के लिए, क्या अब भी वो जो है एक तरह से फेयर है, नहीं। जैसे मान लेते हैं कि रूम ही रेंट पर लगाए हुए हैं, लेकिन जो आपका 8, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद क्या हुआ, उधर से पानी टपकना शुरू हो गया, इधर से बड़ा सा छेद हो चुका है, ठीक है, इधर दीवार जो है एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना, छत से जो है आपका वो रॉड वगैरह दिखना शुरू हो गया है। तो क्या जितना एक तरह से रेंट अभी दिया जा रहा है उतना ही जो है आपका 50 साल के बाद अगर दिया जाए तो क्या वो फेयर एंड इक्विटेबल माना जाएगा, नहीं। तो फिर अब यहाँ पे रैयत के पास क्या है,
रैयत के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, डीसी को एप्लीकेशन देगा। किस चीज़ का, रेंट रिडक्शन का। डीसी उसकी इंक्वायरी करेंगे कि वाकई में जो एक तरह से रेंट रिडक्शन का जो एप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है, क्या वो जो है वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड है तो फिर उस बेसिस पर क्या करेंगे, रेंट जो है आपका घटाने का काम करेंगे। तो 33 में क्या है, आपका रेंट रिडक्शन है, ठीक है। 34 क्या कहता है आपका, 34 कहता है आपका एप्लीकेशन दिया जाएगा, है ना, एप्लीकेशन दिया जाएगा। और 35 क्या कहता है, 35 कहता है कि उसका प्रोसीजर एक तरह से फॉलो किया जाएगा, ठीक है, उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि भाई चलो एक तरह से रेंट जो है आप घटा देते हैं, ठीक है। और एक जो है आपको याद रख लेना है 36, ठीक है। 36 में वैसा कुछ है नहीं, ये सीधे सीधे कहता है कि अगर एक बार रेंट इन्हांसमेंट या फिर रिडक्शन हो जाए तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा कर रख लेना है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए रेंट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ गए। अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाइए इधर, ये सब मोह माया है, जितना आपको बताया उतना याद रख लिया, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, समझ गए। लेकिन याद रखना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि जो है आपका और एक दिन में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ है आपका सेक्शन 16 जो कहता है विद्यमान अधिभोग अधिकार का बना रहना। अगर कोई रैयत लगातार 12 वर्षों तक खेती किया हो तभी इसका अधिभोग अधिकार बना रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझिएगा। ये 12 ईयर्स तो याद रखना है, इसके कुछ और कंडीशन है। पहली चीज़ एक तरह से ध्यान रखेंगे कि सीएनटी एक्ट लागू हुआ कब, 1908 में। सीएनटी एक्ट लागू हुआ 1908 में। तो इसके लागू होने से पहले या लागू होने के बाद अगर आपने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, लागू होने से पहले या लागू होने के बाद अगर आपने कंटिन्यूअसली लैंड को होल्ड किया हुआ है, उसमें खेतीबाड़ी किए हुए हैं, तो क्या है कि आपके अधिभोग अधिकार होंगे ज़मीन पर, ठीक है। इसलिए देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई मकान मालिक आपको एक ही जगह पे जो है लगातार जो है रहने नहीं देता है, मालूम है क्या है, वहाँ 10 साल का प्रोविज़न, 5 साल का है मेरे ख्याल से, ठीक है, 10 साल या 5 साल ऐसा कुछ करके, ठीक है। क्यों मालूम है, अगर लगातार एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आपको उसका ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि वो रेंट अग्रीमेंट इसलिए हर जो है 11 महीने में क्या होता है आपका चेंज होता है, ठीक है, ताकि जो है वैसा अधिकार उसको न मिल जाए, नहीं तो फिर सब मकान मालिक जो है खुद उसको घर से बाहर निकाल देगा, रेंटर लोग, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो अब आपको बताते हैं क्या हुआ कि मैं रहता था मोराबादी में, ठीक है, वहाँ पे जो है ग्राउंड में, हाँ, पेड़ एक देखे होंगे, ठीक है, जहाँ पे मोराबादी में जाइएगा ना तो अब जो है वो पार्क वगैरह बना है, पहले वहाँ पे क्या है वो खुला जगह होता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप अगर दिन में जाते हैं तो और ऊपर देखते हैं तो आपको जो है काफ़ी सारे बैट्स देखने को मिलते हैं, चमगादड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। कभी जैसे दुर्गा पूजा में रावण दहन होता था, जब वो पटाखे वटाखे छूटते थे, सारे बैट जो उड़ उड़ के जो है वो आपको आसमान में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आवाज़ से वो, क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो है आपका उड़ तो सकते ही हैं, उन मुझा जाते होंगे इधर उधर। खैर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो वहीं हम लटक के रहते थे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि जो है अगर आपने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया है, ठीक है, तो आपको मिल जाते हैं ऑक्यूपेंसी राइट। और अगर ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया मतलब आपको लीगल राइट मिल जाते हैं। और लीगल राइट मिलने का मतलब क्या है कि अब आपको जो है आपकी ज़मीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, ये कहता है सेक्शन जो है आपका, ठीक है, 16 कहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं आपने सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग अगर आपको जो है क्या मिला हो, ठीक है, ज़मीन मिला है आपका केस के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि जो है अगर मानते हैं आपका लैंड ट्रांसफ़र हुआ है इलीगली
ठीक है, डीसी के पास ये पावर है कि वो खुद से जो है आपका एक्शन ले करके आपकी ज़मीन वापस दिला सकते हैं। अब जो ज़मीन आपको वापस मिला वो तो आपने कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक होल्ड नहीं किया है क्या? नहीं। जैसे मानते हैं ये ज़मीन जो है मान लिया जाए इनका है, ठीक है, किसी ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, डीसी को एप्लीकेशन दिया या डीसी को खुद पता चला, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने जो है आपका जो अभी एक तरह से इलीगली जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उस ऑक्यूपेंट को क्या कर दिया, यहाँ से एविक्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया, और वो जो है ज़मीन का ऑनरशिप राइट दे दिया गया किनको, इनको। तो अब ये जो है कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक तो इसको इस ज़मीन को होल्ड नहीं की हुई है, स्टिल ये क्या कहलाएंगे, आपका अधिभोग अधिकार मतलब अधिभोग अधिकारी यानी ऑक्यूपेंसी रैयत कहलाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट मिला हुआ है। दूसरी चीज़, आप मान लेते हैं कि आप अभी रह रहे हैं कहाँ पे, ठीक है, गांव में रह रहे हैं, कल को आप क्या करेंगे, एक तरह से कल को आप जो है एक तरह से ज़मीन ले लीजिएगा कहीं और जाके, ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है, आपने उसको कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक तो होल्ड किया नहीं है, किया है क्या, नहीं, लेकिन फिर क्या है कि आपको जो है वहाँ पे दे दिया गया कितना, आपका वहाँ पे दे दिया गया कितना, आपका ये जो है किधर गया आपका, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, 3 ईयर्स तक, ठीक है, तो आगे एक तरह से इसका मिलेगा। तो अगर आपने जो है, ठीक है, हाँ, तो जो है अगर आपने जो है 3 सालों तक अगर आपने ये किया हुआ है तो फिर जो आपको क्या होगा, उसका ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। तो ये कंडीशन दिए गए हैं जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, सेक्शन 16 में आपको याद रखनी है। अब आ जाइए जो आपका बंदोबस्त रैयत, सेटलमेंट रैयत की जब हम बात करेंगे तो आपका जो है, अच्छा यहाँ पे हमने जो है ना थोड़ा सा ये कर दिया लगता है, ठीक है, हाँ 17 का जो है यहाँ पे ये जो है ये हो गया है सेटलमेंट रैयत आपका जो है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑक्यूपेंसी रैयत लिखना चाहिए था, सेटल रैयत, इसलिए जो है, हाँ बाकी ये ठीक है, ये जो है आपका ऑक्यूपेंसी रैयत, और यहाँ पे लिखना चाहिए था सेटल रैयत। इसको जो है हटाएं कैसे, ओहो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, अरे नहीं, जो है ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जो है कोई बात नहीं, ये जो है आपका ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया, ये हो जाएगा आपका सेटल रैयत, सेटल रैयत। और जो है आपका सेटल रैयत में अगर हम बात करेंगे तो भूंयहर और मुंडारी के लिए यहाँ पे एक साथ आपको याद रख लेना है, कौन सा आपका 18, ठीक है, 18 मतलब स्पेशली सेटल रैयत के लिए जो आपका सेटल रैयत के लिए आपका 17 में, लेकिन भूंयहरी और मुंडारी के लिए जो आपका कहाँ पे है, वो है आपका 18 में। सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी जो आपका कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किए हुए होना चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना है, बाकी ऐसा कुछ एक तरह से अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, ये जो आपका ये कहता है आपका सेटल रैयत का डेफिनेशन। सेटल रैयत का मतलब वही चीज़ है, आपको ध्यान रख लेना है कि कंटिन्यूसली अगर किसी ने लैंड को 12 ईयर्स तक होल्ड किए हुए हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका सेटल रैयत कहा जाएगा। यानी जो है आपका CNT एक्ट के शुरू होने के 12 साल तक, उससे पहले 12 सालों तक या उसके बाद भी अगर 12 सालों तक अगर होल्ड किए हुए हैं तो उसको सेटल रैयत कहा जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ कहता है कि ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद 12 वर्ष तक लगातार भूमि धारित किया हो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। A रैयत who has held land continuously for 12 years before or after the coming into force of this act will be considered as a settled रैयत। 2-3 एक तरह से कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई रैयत है जिसने भूमि धारण किया है और वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद ग्राम का अगर बंदोबस्त रैयत जो है एक तरह से माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, अगर मान लेते हैं कि उसको जो है रैयती राइट्स अगर मिले हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने ज़मीन कहीं पे खरीदा तो आपको जो है ज़मीन का अधिकार तो मिला, तो 3 साल के बाद आप वहाँ के सेटल रैयत कहलाएंगे। आपके लिए वो नियम लागू नहीं होंगे कि हाँ आपको कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर मानते हैं कि किसी केस के थ्रू जो है अगर आपको जो है जमीन का अधिकार मिले हुए हैं तो आपने कंटिन्यूसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड नहीं भी किया हुआ है, स्टिल आप क्या कहलाएंगे, सेटल रैयत कहलाएंगे, क्योंकि आपको कानूनी मान्यता के आधार पर जो है जमीन का अधिकार मिले हुए हैं।
अब सेक्शन 18 जो कहता है सेम चीज कहता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका भूइंहरी और मुंडारी खुटखटीदारों के लिए बंदोबस्त रैयत के बारे में प्रावधान करता है, यानी मुंडाओं के लिए भी वो 12 ईयर्स है और जो आपका मुंडा जो है भूइंहर है उनके लिए भी 12 ईयर्स का ही प्रोविजन है, मतलब उनके लिए अलग नहीं है, लेकिन वो सेक्शन 18 में आपको मिलेगा, ये जस्ट ध्यान रख लेना है। सर ऑक्यूपेंसी और सेटलमेंट रैयत में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो सेटल रैयत होगा, ठीक है, जो सेटल रैयत है यानी बंदोबस्त रैयत है, उसके अगर उसने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किए हुए है तो फिर उसको मिल जाता है ऑक्यूपेंसी राइट। ऑक्यूपेंसी राइट का मतलब ये हो गया कि सेक्शन 21 एंड 21A के अकॉर्डिंग जो भी एक तरह से यूजेस के राइट दिए गए हैं वो सारा चीज़ एक तरह से वो कर सकता है, ठीक है। मतलब उसके पास कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। जो बंदोबस्त रैयत होगा ना, अगर उसने 12 ईयर्स तक, बंदोबस्त रैयत किसी को कब कहेंगे, जब उसने 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया है, और 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया मतलब फिर उसके पास एक अधिकार मिलता है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी राइट। और ऑक्यूपेंसी राइट में फिर क्या होगा कि उसको जमीन यूज करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ सेटल हुए 12 साल के लिए तो हमको ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाएगा? नहीं, जैसे अगर आपने किसी जमीन को होल्ड किया हुआ है तब, जैसे आपने नहीं, अगर आपने खरीदा है उसको, ठीक है, खरीदे हैं तो आपको 3 साल के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जमीन को आपने खुद ही बनाया था, ठीक है, हाँ, और आपने जो उसको कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक होल्ड किया हुआ है तो फिर जो है आपको सेटल रैयत कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सारे सेटल्ड रेट्स ऑक्यूपेंट रैयत। हाँ, लेकिन जो है उसमें कंडीशन यह है कि किसी को सेटल रैयत कब कहा जाएगा, जब उसने कंटिन्यूअसली 12 ईयर्स तक लैंड को होल्ड किया हुआ होना चाहिए। हमको जितने यूजेस है 21 हाँ, वो सारा चीज़ एक तरह से ये कर सकते हैं। हाँ, टैक्स भी देना होगा, ठीक है। तभी तो माना जाएगा कि 12 ईयर्स। इसके बाद है आपका सेक्शन 21। अब आप कहेंगे कि 19 में क्या है? 19 में कुछ नहीं है, जिसको सेक्शन 17 और 18 के अकॉर्डिंग सेटल रैयत कहा जाएगा, उसको जो है आपका सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी राइट एक तरह से मिल जाएगा। जैसे वैसे सेटल रैयत जो सेक्शन 17 और 18 के अंडर आते हैं उनको ऑक्यूपेंसी राइट मिलता है, ये कहता है आपका सेक्शन 19 कहता है। 20 में क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 20 कहता है कि अगर मानते हैं लैंडलॉर्ड जो है, ठीक है, अगर आपकी जमीन को अगर वापस ले ले तो उसके जो है एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करता है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जो कि एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 21। ये आगे आप देखेंगे ना तो आपको जो है यही चीज़ इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, एक ही जगह पे हिंदी हमने रखा हुआ है। अब ये कहता है सेक्शन 21 की भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार, यानी कौन कौन से अधिकार हैं जिससे वो जमीन का एक तरह से क्या कर सकता है, आपका यूज कर सकता है। पहली चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, भूमि उपयोग के अधिकार। यदि किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त है, यानी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसको राइट मिले हुए हैं, तो ध्यान रखिए वह उस भूमि का उपयोग निम्न तरीकों से कर सकता है। पहला, स्थानीय रीति या प्रथा के अनुसार। स्थानीय रीति मतलब गांव घर में जो एक तरह से परंपरा है, खेती-बाड़ी करना, ठीक है, बैल बकरी वगैरह बांधना, वो सारा चीज एक तरह से कर सकता है। सेकंड कहता है कि स्थानीय रीति या प्रथा से स्वतंत्र होकर यदि ऐसा उपयोग भूमि के मूल्य को हानि नहीं पहुंचाता या उसे खेती के अनुपयोगी नहीं बनाता, यानी कोई अगर स्थानीय परंपरा के अनुसार अगर आप भूमि का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे खेती-बाड़ी करना मेन क्या है आपका, गांव में जो जमीनें हैं उसका मेन यूज क्या है आपका, खेती-बाड़ी करना, अपने मवेशियों को बांधना, उनको चराना, ठीक है, उनको खूंटना, ठीक है, जो भी चीज़ है। लेकिन अगर मानते हैं उसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिससे जो आपका लैंड का वैल्यू कम ना हो तो भी आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि लैंड का वैल्यू किससे किससे कम होगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्या किया, ठीक है, जमीन को जो है आपने, ठीक है, पूरा उबड़ खाबड़ बना दिया, ठीक है, आपने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर ला करके जो है वहां पे गिरा दिए, ठीक है, तो उससे क्या है आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी जो है उसका वैल्यू क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो वो चीजें आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है एज पर सेक्शन 22 कि आपके खिलाफ जो है एविक्शन के लिए एप्लीकेशन डीसी को दे सकता है, ठीक है। खैर, सेकंड पॉइंट कहता है कि भूमि के मूल्य को प्रभावित न करने वाली गतिविधियां, यानी वो कौन कौन से एक्टिविटीज है जिससे जो है आपका जमीन का वैल्यू कम नहीं होगा, यानी उसका जो है आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल में चेंज नहीं होगा। तो भले ही अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान जो है में कोई भी प्रविष्टि हो,
कोई स्थानीय प्रथा इसके विपरीत हो, निम्नलिखित कार्य भूमि के मूल्य को नुकसान नहीं पहुंचाते और नहीं भूमि को खेती के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। क्या? घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए ईंटें या टाइलें बनाना, ईंट बना सकते हैं, टाइल बना सकते हैं, टाइल मतलब खपड़ा, ठीक है। हाँ, कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर के लिए जो है आप ये बना सकते हैं, ठीक है, अपने परिवार वालों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, तालाब खोदना, कुआं बनाना, बांध या आहर बनाना जो पीने, घरेलू, कृषि या मत्स्य पालन के लिए जो है जलापूर्ति प्रदान करे। आप जो तालाब खुदवाइए, कुआं खुदवाइए, ठीक है, नहर बनवा दीजिए, जो भी करना है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या आपका घरेलू काम के लिए होगा, ना कि जो है आपका किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, रहने, कृषि, व्यापार या कुटीर उद्योग के लिए इमारतें बना सकते हैं। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे एक तरह से उद्योग होंगे, जैसे आपको मान लेते हैं कि जो आपका ये अगरबत्ती बनाना है, बिस्किट बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, ठीक है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए घर बना सकते हैं, ठीक है। तालाब निर्माण पर हिस्सेदारी, अगर आपने तालाब बनाया है, यदि कोई अधिभोगी रैयत जो धारा 61 के तहत दिए गए किसी भी तरीके से लगान चुकाता है, यानी कैश के रूप में या काइन के रूप में, ठीक है, अपनी जोत पर तालाब खुदवाता है, तो उस तालाब के उत्पादन में जमींदार का हिस्सा 9/20 यानी जो आपका 45%, और जो आपका रैयत का हिस्सा कितना होगा 11/20 यानी जो आपका 55%। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप रेंट जो है आपका सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तब की बात है, ठीक है। सेम चीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, इसको अब देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपका कौन सा, सेक्शन 21A। ये कहता है कि आप ट्री का एक तरह से यूजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, यानी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन ट्रीज। पहला चीज, जब किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोगी अधिकार प्राप्त हो और वह लगान का भुगतान नगद किया हो, यानी नगद यानी कैश के फॉर्म में किया हो, तो वह उस भूमि पर वृक्ष एवं बांस लगा सकता है और उसको काट सकता है, ठीक है। वृक्ष पर फल, फूल, लाख, कुशबरी उगा सकते हैं एवं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है आप जो है अगर जैसे लाह वगैरह है ना, उसका भी पालन कर सकते हैं। यदि इस भूमि पर लगान का भुगतान 61 के अनुसार किया जा रहा हो, तो इसमें उत्पादित कास्ट यानी लकड़ी पर भूस्वामी एवं रैयत का बराबर हिस्सा होगा, यानी 50-50, ठीक है, लकड़ी पर ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी प्रकार ऐसी भूमि पर उगने वाले वृक्ष उत्पाद जैसे फल, फूल आदि में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 एवं रैयत का हिस्सा कितना होगा 11/20 होगा, यानी वही 45 और 55 का जो है एक तरह से रेशियो होगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। तो ये सेक्शन 21 एंड 21A में जो है आपका, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविजन है और एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि जो है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका रैयत को अपने भूमि उपयोग का अधिकार एक तरह से दिया गया है। तो 21 एंड 21A। सर ये डिवीजन नगद भुगतान के बाद ही होगा? हाँ, नगद भुगतान होने के बाद भी ये डिवीजन होगा? नगद भुगतान के बाद जो है नहीं, जब आप सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग अगर ये करेंगे तो इसमें क्या है आपका कम्यूटेशन ऑफ रेंट है, यानी कैश से अगर आप काइंड में चेंज करना चाहते हैं या जो आपका काइंड से कैश में चेंज करना चाहते हैं, जब चेंज करेंगे ना तब जाके ये लागू होता है। फल फ्रूट वगैरह में 55% उसको मिलेगा जो रैयत है, वो मालिक नहीं, रैयत जो है रैयत है उसको, और मालिक को जाएगा आपका 45%, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 22। अगर आपने सेक्शन 21 एंड 21A का वायलेशन नहीं किया है तो फिर आपके ऑक्यूपेंसी राइट क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यही कहता है सेक्शन 22, यानी जो है आपका द ऑक्यूपाइंग टेनेंट विल नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड बाय द लैंड ओनर इफ द टेनेंट हैज यूज्ड द लैंड अंडर सेक्शन 21 एंड 21A। अगर इसके अगेंस्ट जाकर के अगर कुछ भी काम करता है, ठीक है, तो फिर जो है आप जो है लैंडलॉर्ड के पास एक ग्राउंड बन जाता है कि वह उसके एविक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन डीसी को दे, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है। अब यहां पे याद रखेंगे सेक्शन 2233 क्या कहता है कि अब मान लेते हैं कि अगर जो है ये पता चला किसको, ये पता चला आपका जो है लैंडलॉर्ड को, जैसे उनको पता चला कि जो है कि रेंटर ने क्या किया है आपका, ठीक है, वायलेशन किया है, ठीक है, कुछ नियम का वायलेशन किया हुआ है, तो जिस दिन इनको पता चलेगा उस दिन से, ठीक है, 2 सालों के भीतर क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन दे सकती हैं डीसी को। यानी जो है लैंडलॉर्ड जो है कितने दिनों के भीतर डीसी को एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, एविक्शन से रिलेटेड 2 साल, ये कहता है सेक्शन 233 कहता है, ठीक है। तो 2 साल उसके पास समय होता है कि एविक्शन का जो है आपका ये दे सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेनी है।
अब जो है ये सेक्शन 23 नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो याद रखें मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकारी का न्याय संगत होना, यानी डिवोल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट ऑन डेथ, यानी जो है आपका बेसिकली ऑक्यूपेंसी राइट उसी तरह से ट्रांसफर होंगे जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 24, ये कहता है लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत टू पे रेंट। याद रखेंगे सेक्शन 51A में क्या है, तो उसमें कहता है कि रेंट जो आपका जो फिक्स किया गया है, ठीक है, वो ही पे करेगा कौन, रैयत। यानी जो है रैयत कितना पे करेगा, क्या करेगा, ये किसमें कहा गया है, सेक्शन 51A में कहा गया है। अब मान लेते हैं कि वो जो पे कर रहा है वही क्या कहलाएगा, फेयर एंड इक्विटेबल कहलाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे खास करके सरायकेला खरसावां के लिए, ठीक है, क्योंकि उस समय सिंहभूम जिला था, तो सरायकेला खरसावां अनुमंडल में यदि कोई रैयत फलों का बगीचा लगाए या किसी जमीन का प्रयोग खलिहान या गड्ढा निर्माण के रूप में करता है तो इस पर कोई लगान का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, ये है। लेकिन जो है बाकी जितने भी अधिभोगी रैयत हैं वो समय से निर्धारित लगान का भुगतान करेंगे, और निर्धारित लगान ये किसमें है आपका 51A में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 51A में जो रेंट फिक्स के एक तरह से किया गया है उसके बारे में प्रोविजन है। अब आते हैं यहाँ पे सरायकेला खरसावां के लिए में भी कुछ स्पेशल प्रोविजन एक तरह से कर दिया गया होगा, क्योंकि जो है में भी जो है आपका वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है कुछ प्रिविलेज देने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में कहीं पे देखा नहीं कि जो आखिर क्यों ये किया गया है। सो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेक्शन 25 एंड जो है आपका 26 जो है इसी से एसोसिएटेड है, ध्यान रख लीजिएगा। जो रेंट होगा, ठीक है, अगर आप लंबे समय से दे रहे हैं तो उसी को क्या माना जाएगा, उसी को फेयर एंड इक्विटेबल माना जाएगा, फेयर एंड इक्विटेबल माना जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। उचित एवं न्याय संगत, उचित एवं न्याय संगत, न्याय संगत, इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें कंटिन्यूअसली 7 इयर्स के लिए अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा तभी जाके उसको फेयर एंड इक्विटेबल माना जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली 7 इयर्स तक के लिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ वैसे याद नहीं रखना है। अब आते हैं सेक्शन 27 जो कहता है वो सारे मेथड जिससे जो आपका रेंट इन्हांसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी वे रीतियां जिससे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जाएगा, मेथड्स इन विच रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत में बी इनहैंस्ड। ठीक है, पहला चीज सामान्यतः उपायुक्त के आदेशानुसार लगान में वृद्धि की जा सकती है। ध्यान रखना है चैप्टर 12 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से भी लगान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चैप्टर 12 में क्या है, चैप्टर 12 में है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, न्यू लैंड सर्वे करा सकती है, लैंड मेजरमेंट का ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकती है। अब नया अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा तो नया जो है आपका रेंट डिटर्मिनेशन भी होगा ना, और नया जब रेंट डिसाइड एक तरह से होगा तो वो जो है आपका एप्लीकेबल होगा इसके लिए भी। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। अब जो है सेक्शन 28 कहता है क्या, तो वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए जाने वाले आवेदन पत्र की अंतर्वस्तु, यानी आखिर जब आप एप्लीकेशन देंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें रहेगा मेंशन। तो आप जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आप क्या करेंगे, जिस एक तरह से रैयत के लिए या जिस टेनेंट के लिए आप रेंट इन्हांसमेंट का एप्लीकेशन दिए हुए हैं उसका पूरा का पूरा सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा। उसमें एरिया कितना है, ठीक है, रैयत कौन है, ठीक है, अभी करंट जो है एक तरह से लगान कितना दिया जा रहा है, पिछला बार एक तरह से जो है एक तरह से लगान कब बढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका आसपास का जो एक तरह से रेट क्या है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका रेंट इन्हांसमेंट के वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके बेसिस पर आपने ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो सारा का सारा कंटेंट एक तरह से देना होता है एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं कि हाँ मालिक बढ़ा दीजिए रेंट और भेज दिए, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर आपको सारा चीज़ एक तरह से अटैच करके भेजना पड़ेगा, तब जाके जो है एक तरह से रेंट इन्हांसमेंट होगा। मतलब ये काम जो है अब स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, और वैसे भी वैसा बढ़ता नहीं है, तो इसलिए केवल ध्यान रख लेना। सेक्शन 29 कहता है ऐसे आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया, यानी वो जो एक तरह से प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में है। और ये कहता है क्रमिक वृद्धि का निर्देश, यानी अगर एक बार लगान बढ़ा दे तो फिर जो है आपका नहीं 15 साल नहीं, अगर मान लेते हैं कि एक बार बढ़ा दें, अगर उसको जो है रैयत को दिक्कत हो रहा है तो फिर इसमें क्या होगा, ग्रेजुअल इन्हांसमेंट होगा। ठीक है, तो वही चीज आपका लगान हर वर्ष क्रमिक रूप से बढ़ेगा और यह वृद्धि 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी जब तक कि पूर्ण वृद्धि सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यानी जो है आपका इसमें द रेंट shall increase yearly by degrees for any number of years not exceeding 5 until the limit of the full enhancement
हैज़ बीन रीच्ड, यानी जब एक तरह से जो उस जितना बढ़ाया गया उस लेवल को अगर टच कर जाएगा उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। कितने सालों के लिए नहीं बढ़ेगा? नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। 15 ईयर्स के लिए। सर अगर जैसे अभी मेरा रेंट जो मान लीजिए 10,000, हाँ 15,000 होना है, हाँ। तो 1,000 बढ़ा, हाँ। अगले 5 साल तक 15,000 हो गया, मान लीजिए 2030 में 15,000 हो गया, तो उसके बाद 15 मतलब 2000 नहीं, जिस दिन बढ़ा है, क्योंकि बढ़ा है कब आपका, जैसे आज ये दिया गया, लेकिन आपका ग्रेजुअल इनहेंसमेंट हुआ 5 साल तक, ठीक है, अब उसके बाद 10 साल होगा ना, तो 2040 होगा। हाँ ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आता है कौन सा? सेक्शन 31। तो अगर मान लेते हैं कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त पारित भूमि का आवेदन उपायुक्त को दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा जो ऑक्यूपेंसी आप एक तरह से ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसके लिए आवेदन दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 32 में क्या होगा? उसकी एक तरह से प्रोसीजर जो आपका उसी के थ्रू होगा, यानी जो आपका जो सेक्शन 29 में जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वही होगा। सेक्शन 33 क्या कहता है कि जो एक तरह से इंक्रीमेंट होगा वो सेक्शन 31 एंड 32 के तहत जो है एक तरह से वो जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके तहत जो है आपका लगान की वसूली की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 36 क्या कहता है कि जहां रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है वहां लगान में और भी वृद्धि या कमी का वर्जन, यानी ध्यान रख लीजिएगा, अधिभोगी रैयत का लगान में वृद्धि या कमी उपायुक्त के आदेश से ही किया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 36 याद रख लेनी है। अब आता है सेक्शन 33A जो कहता है रिडक्शन ऑफ रेंट, यानी लगान में कमी किस किस आधार पर होगा? तो लगान वृद्धि का आधार, ठीक है, इसका लगान रूपांतरण, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, सिंचाई प्रबंधन की विफलता, फसल मूल्य में अस्थायी गिरावट या लगान से कम क्षेत्रफल वाली भूमि। तो उपायुक्त निम्नलिखित आधारों पर किसी भी अधिभोग अधिकार वाली भूमि यानी ऑक्यूपेंसी होल्डिंग के लगान में कटौती कर सकता है, ठीक है। ये सेम चीज आपको आगे इंग्लिश में मिल जाएगा तो टेंशन नहीं लेनी है। ये कहता है कि लगान वृद्धि का आधार, यानी अगर सेक्शन 29 के थ्रू अगर 1 जनवरी 1911 से 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी भी कारण से लगान अगर बढ़ाया गया हो तो लगान में कमी करने का एप्लीकेशन दिया जा सकता है, ठीक है। कब से कब तक? 1 जनवरी 1911 से लेकर के 31 दिसंबर 1936 के बीच में, ठीक है, याद रख लेनी है। दूसरी चीज, लगान रूपांतरण यानी कम्यूटेशन ऑफ रेंट, यदि धारा 61 के तहत 1 जनवरी 1911 से 31 दिसंबर 1936 के बीच लगान बदला गया हो तो भी जो है आपका लगान में कमी का आवेदन दिया जा सकता है। तीसरा, कम किया होगा, हाँ कम किया है तो और कैसे कम कर, तो फिर एप्लीकेशन क्यों देंगे? हाँ तो वही अगर बढ़ाया गया है तो न देंगे। आप कमी किसी का कब करवाइएगा? जब वो बढ़ाया गया हो। अगर पहले ही कमी कर दिया है तो और कितना कम करवाइएगा, ठीक है। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, यदि रैयत की गलती के बिना भूमि रेत के जमाव, जलमग्न होने या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से अस्थायी या अस्थायी रूप से खराब हो गया हो तो जो है क्या किया जाएगा? आपका लगान में कमी का आवेदन दिया जाएगा। सिंचाई प्रबंधन की विफलता, यानी लैंडलॉर्ड जो अगर सिंचाई व्यवस्था रखरखाव करने में विफल रहता है तो भी ये आवेदन दिया जाएगा। फसल मूल्य में अस्थायी गिरावट, यदि प्रमुख खाद्य फसलों की स्थानीय कीमतों में अस्थायी कारणों से छोड़कर अस्थायी गिरावट अगर आई हो, यानी टेम्पररी नहीं, ये नहीं कि टमाटर जो है आपका 50 रुपये मिलता था अभी 10 रुपये मिल रहा है तो सीधे आवेदन दे दिया, नहीं। अस्थायी कहने का मतलब क्या है कि जो है आपका लंबे समय से अगर वही स्थिति बना हुआ रहता है। अब आप कहेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? ये डीसी डिसाइड करते हैं, ठीक है। लगान से कम क्षेत्रफल वाली भूमि, यानी पता चला आपको बाद में कि भैया जितना हम रेंट दे रहे थे ना उतना जमीन तो है ही नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो है एक तरह से लगान में कमी का आवेदन दिया जा सकता है। सेक्शन 34 कहता है कि जो आपका लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन एक तरह से दिया जाएगा। किसके पास आवेदन देंगे? उपायुक्त पास देंगे, ठीक है। और जो है आपका सेम चीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अब क्या है कि उसका प्रोसीजर आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। अब कमी का आदेश दिया जाए चाहे जो भी है, एनहांसमेंट का आदेश दिया जाए, ध्यान रख लीजिएगा डीसी पहले इन्फॉर्म करेगा किसको? अगर वृद्धि का आदेश दिया गया है तो पहले जो आपका रैयत को दिया जाएगा नोटिस, हाँ एनहांसमेंट का जो है आपका ये आया है, ठीक है, उसको भी अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कमी का अगर मान लिया जाए एप्लीकेशन दिया गया है तो यहां पर डीसी क्या करेंगे? ये इन्फॉर्म करेंगे लैंडलॉर्ड को, ठीक है, कि इस बेसिस पर जो है आपका रेंट रिडक्शन का एक एप्लीकेशन मिले हुए है, आपके क्या विचार है इस चीज को लेकर के, ठीक है। दूसरा चीज, भूमि का माप करवा सकते हैं। अब मान लेते हैं वो बोल दिया
कि नहीं जितना का रेंट ये ले रहा है ना उतना जमीन नहीं है, तो जरूरत पड़ेगा तो उसका मेजरमेंट भी करवाया जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, सभी पहलुओं पर वो विचार करेंगे। ठीक है। कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, आवेदन में दिए गए सभी तथ्यों को देखने के बाद, जमींदार की आपत्ति सुनने के बाद उपायुक्त उचित और न्यायसंगत लगान में, ठीक है, कटौती का आदेश दे सकते हैं। और जब आदेश देंगे फिर वही क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और जब लागू हो जाएगा तो फिर लगान में कमी आ जाएगा। ठीक है। अब एक लास्ट जो है आपका, ठीक है, खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत। हाँ नहीं, खत्म हो गया ये। ठीक है, ये लास्ट है जो कि अब इसको अगले क्लास के लिए क्या ही रखें। इसके बाद देखिए ये खत्म हो गया।